उधर रिफ्ट में केट की लड़ाई जारी थी। वो बार बार तलवार घुमा रही थी। अगला जोरदार वार बिल्कुल सही जगह लगा और ट्रोल का हाथ कट गया। दो और मॉन्स्टर्स ऊपर से उस पर टूट पड़े, लेकिन वो उनके लिए बहुत तेज थे। उनके हमले जमीन पर लगे केट जमीन पर लुढ़कती हुई फिर से उठी और अगले ही पल एक छलांग में अपने ओपोनेंट के पास पहुंचकर जोरदार वार किया। उसके आसपास कई ट्रोल की लाशें पड़ी थी, लेकिन वो रुकी नहीं। रॉस के लिए हालात इतने अच्छे नहीं थे। एक विशाल नीला हाथ उसे जमीन पर दबाए हुए था। उसने किसी तरह अपना हाथ गले से हटाया और आखिरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाया। हेनरी ने उसे इडियट कहा, लेकिन कोई चॉइस नहीं थी, उसे मदद करनी ही थी। उसने पीछे से ट्रोल को पकड़ लिया, बड़बड़ाते हुए कि उसे समझ नहीं आ रहा ये इतने स्ट्रांग क्यों हैं। तीनों मिलकर एक मॉन्स्टर से जूझ रहे थे और केट अकेले एक और को मार चुकी थी। उसकी ताकत अब कम पड़ रही थी। सामने दो ट्रोल्स और खड़े थे, लेकिन वो हार नहीं सकती थी। मैनेजर को प्रोटेक्ट करना था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो चिल्लाई कि वो कभी हार नहीं मानेगी। जोरदार चीख के साथ वो फिर से कूदी और तलवार का सिरा ट्रोल के सिर की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने हाथों से सिर ढक लिया। एक ट्रोल तलवार रोक रहा था और दूसरे को हमला करने का मौका मिल गया। केट की आंखें फैल गईं। लगता था आखिरी हमला उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ट्रोल जीत की खुशी में उस पर टूट पड़ा। तभी वो अचानक ऐसे रुक गया जैसे पत्थर बन गया हो। उसके गिरने का तरीका देखकर केट और बाकी सब हैरान रह गए। जून को अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ी, वरना वो रिफ्ट से बिना पार्टनर के लौटता। केट ने मौका नहीं छोड़ा और दूसरे ट्रोल को खत्म कर दिया। हांफते हुए वो घुटनों पर गिर पड़ी। उसे लगा वो बस किस्मत से बच गई। जून की आवाज आई, क्या वो ठीक है? केट ने मुस्कुराकर कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ। जून ने संतोष में सिर हिलाया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आराम जरूरी था। कुछ देर बाद बाकी तीनों हंटर्स ने भी आखिरी ट्रोल को मार गिराया और वहीं जमीन पर गिर पड़े। 2 घंटे बाद फिर से हवा में तलवारों की टकराहट, तीरों के धमाके और चीखें गूंजने लगी। टीम बनकर वो रिफ्ट के ट्रोल्स को खत्म करते रहे। हेनरी ने स्टेटस विंडो देखा। कुछ ही घंटों में 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स मार चुके थे। इसी पेस से चलते रहे तो रिफ्ट क्लियर हो जाएगा। उसने केट की तरफ देखा। एक सी रैंक हंटर के लिए उसकी एबिलिटीज कमाल की थी। क्या वो किसी फ्यूचर एस रैंक हंटर के जन्म का गवाह बन रहा था? शायद यही वजह थी कि रॉस एक पल के लिए भी उस पर से नजर नहीं हटा रहा था। उसी पल उस आर्चर ने बातों का सिलसिला शुरू करते हुए केट से पूछ लिया कि भाई काम के बाद उसका क्या प्लान है और क्या वह उसके साथ डिनर पर चलना चाहेगी। जिस पर केट थोड़ा हिचकिचाने लगी और बस कुछ बुदबुदाकर रह गई कि यार काम के बाद तो उसे और भी बहुत सारे जरूरी काम निपटाने हैं। और तभी हेनरी ने बीच में दखल देते हुए सजेस्ट किया कि क्यों ना हम सब के सब साथ में ही डिनर पर चलें, क्योंकि सच तो ये है कि आज हम सिर्फ इसकी वजह से ही जिंदा बच पाए हैं। पर रॉस को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई और उसे ये जेस्चर जरा भी पसंद नहीं आया। जून ने इन फालतू की बातों में पड़ी डीएचने के बजाय अपना टैबलेट निकाल लिया ताकि वह रिफ्ट के स्टेटस को चेक कर सके और उसे पता चला कि उन्होंने अब तक 60% मैप ओपन कर लिया है, जिसका मतलब था कि अगर वे इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो आज ही काम तमाम कर देंगे। और इसके साथ ही उसने नोटिस किया कि इस पूरे सफर के दौरान केट पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और उसकी मना की मात्रा भी लगभग दोगुनी दिखाई दे रही थी। जब वह उन हंटर्स के ऑफर्स को मना करने की कोशिशों में लगी थी, तब जून बस यही सोच रहा था कि उसका लेवल और परफॉर्मेंस किस हद तक बढ़ गया है और उसने केट को उन लड़कों के बीच से निकालने का फैसला किया और सबको लड़ाई के लिए तैयार होने को कहा, जिस पर उन लोगों ने थोड़ा आराम करने की मांग की। लेकिन भाई आराम करने का तो वक्त ही नहीं था, क्योंकि यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर एक ऐसा दुश्मन उनका इंतजार कर रहा था जो उन सभी से कहीं ज्यादा खतरनाक था। तभी अचानक से जमीन कुछ इस तरह थरथराने लगी जैसे कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला हो। और वो झटके इतने तेज थे कि अब सिर्फ उनके पैर नहीं डगमगा रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उन्हें उठाकर हवा में फेंक देगी। और तभी उन्हें उस भूकंप के असली गुनहगार के दर्शन हुए, जो कि एक विशाल बैंगनी रंग का ट्रोल था जिसके 3 खौफनाक सिर थे। आर्थर ने अपनी तसल्ली के लिए पूछना चाहा कि क्या यह सच में एक ट्रोल ही है, पर हकीकत तो ये थी कि अब जवाब की कोई जरूरत ही नहीं बची थी, क्योंकि उन्हें हर हाल में इससे भिद्दना ही था। और केट उस वक्त तक पूरी तरह से पस्त हो चुकी थी और वह बस अपने अंदर उस छिपी हुई ताकत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उसे इस लड़ाई में टिके रहने में मदद कर सके। लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें 1 सेकंड का भी फालतू वक्त देने के मूड में नहीं था और उसने एक ऐसी भयानक दहाड़ मारी कि रूह कांप जाए और देखते ही देखते उसके हर एक मुंह के पास रोशनी के गोले बनने लगे। और फिर अचानक एक एनर्जी बीम उसके मुंह से निकली और सीधे केट की तरफ बढ़ी, जिसे देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे इतने सडन और तेज हमले की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी और वह शौक की वजह से बिल्कुल पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम गई, जबकि जून एक झटके में समझ गया कि यह ट्रोल उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसकी पार्टनर इस वार को नहीं झेल पाएगी। वह बिना सोचे अपनी जगह से उसकी तरफ लपका और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस वक्त उसे बचाना ही उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी। और उसने अपने शरीर से उसे पूरी तरह ढक लिया ताकि वह सारा वार खुद पर झेल सके। जहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और हर तरफ रेत का गुब्बार छा गया। शॉकवेव की चपेट में आकर केट काफी दूर जा गिरी और गिरते ही उसने उस धूल को आंखों के सामने से हटाने की कोशिश की जो उस इम्पैक्ट से उठी थी, और कुछ ही लम्हों के बाद उसे असलियत का एहसास हुआ।
और वह पागलों की तरह जून का नाम चिल्लाने लगी ताकि वह देख सके कि वह किस हाल में है। रॉस वहीं जमीन पर ढेर पड़ा था और उसे पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये क्या बवाल हुआ है, जबकि आर्थर को सारा माजरा समझ आ चुका था। पर हेनरी ने उसे जबरदस्ती जमीन पर झुकाए रखा और उसे नीचे ही दबे रहने का आर्डर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उस मॉन्स्टर का एक ही वार उन्हें खत्म करने के लिए काफी था। केट उन धमाकों के बीच भागती रही और लगातार जून का नाम पुकारते हुए उसे जवाब देने की मिन्नतें करती रही, और फाइनली उसने उसे ढूंढ तो लिया, पर वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जून का शरीर पत्थरों के बीच बेजान पड़ रहा था। वह डरते हुए उसके करीब गई और अपना हाथ बढ़ाया, पर वह उसे छूने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी, और बहुत ही कोमलता से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उससे आंखें खोलने की गुहार लगाने लगी, जबकि रॉस ने पीछे से चिल्लाकर कहा कि उन्हें कहीं छिपने की जगह चाहिए। पर केट को तो सिर्फ अपनी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जून अब सांस नहीं ले रहा है, और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अपने बॉस की हिफाजत नहीं कर पाई और वह उसके गले लगकर उससे माफी मांगने लगी। वह बेचारी पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे परवाह नहीं थी कि चारों तरफ तबाही मच रही है, और वह बस उसे थामे बैठी थी, क्योंकि उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। पर रॉस को समझ आ गया कि अगर उसने अब भी मोर्चा नहीं संभाला तो सब खत्म हो जाएगा। वह अपनी सुरक्षित जगह से बाहर निकला और पूरी रफ्तार से उसकी तरफ लपका, जिस पर हेनरी ने हैरानी से पूछा कि यह बेवकूफ आखिर करना क्या चाहता है, और रॉस ने पलटकर उसे अपने साथ आने को कहा, क्योंकि अगले हमले के लिए उस ट्रोल को फिर से रिचार्ज होना पड़ेगा। उनके पास यही एक इकलौता मौका था जब वे उसके करीब जाकर उसे मार सकते थे, और हालांकि उन हंटर्स को ये बात मानना तो नहीं पसंद था, पर रॉस की बात में दम था, इसलिए उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उसके पीछे हो लिए। हेनरी ने दहाड़ते हुए कहा कि वह सामने से अटैक करेगा, और बाकी लड़कों को हिदायत दी कि वे दाईं तरफ से उस मॉन्स्टर को घेर लें ताकि वह बच न पाए। और तभी पासा पलट गया और उस ट्रोल ने एक बार फिर से रोशनी चार्ज करना शुरू कर दिया, जिससे हेनरी को एहसास हुआ कि सिचुएशन अब उनके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि वह मॉन्स्टर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था और उसने सीधे उस हंटर पर एक वार किया। वह हंटर बड़ी तेज रफ्तार में हवा में सिर वाले ट्रोल के पास कई हंटर मार्क्स फ्लैश हुए, जिससे वह कुछ पल के लिए अंधा हो गया, और रॉस वही पास में खड्डा होकर उस पर तीरों की बरसात करने लगा ताकि वह केट का ध्यान रख सके। केट के दिमाग में यादों की एक पूरी फिल्म चलने लगी, जहां उसे अपनी वो पहली मुलाकात याद आई जब जून ने उसे संभाला था और उसे कहा था कि वह खंबे की तरह खड़ीदी न रहे, क्योंकि वे जंग के मैदान में थे। उसे याद आया कि कैसे उसने उसे थैंक यू कहा था, और उसकी वो प्यारी सी मुस्कान और वो बात कि तुम ही वो इकलौती हंटर हो जिसकी मुझे जरूरत है, उसे बार बार याद आ रही थी, जिससे उसे लग रहा था कि फाइनली उसे अपनी मंजिल मिल गई है। पर तभी अचानक उसकी आंखों के सामने उसका स्टेटस विंडो खुल गया और उसमें लिखा था कि इन मुश्किल हालात की वजह से उसने एक नई स्किल हासिल कर ली है, जिसका नाम शपथ है। और तभी उसके पीछे एक और धमाका हुआ, जिससे रॉस जैसे तैसे बच पाया। जब तक वह ट्रोल रिलोड हो रहा था, उसने उसके सिर पर कई और सटीक तीर दाग दिए, जिससे उस मॉन्स्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने भयानक तरीके से घुर्राते हुए लार टपकाना शुरू कर दिया, और रॉस भी पूरी हिम्मत के साथ डटा रहा। तभी ट्रोल के गले से एक और रोशनी का वार निकला और आर्चर ने एन मौके पर जमीन से सटकर खुद को बचा लिया। लेकिन तभी दो और धमाके हुए, जिससे वह हवा में उछाल दिया गया और अपनी पीठ के बल दूर जा गिरा। हर तरफ धूल ही धूल हो गई, जहां रॉस दर्द से कराह उठा, क्योंकि वह सीधे एक सख्त चट्टान से टकराया था, और हेनरी ने वहीं पास में ढेर होकर हार मानते हुए कहा कि भाई बस अब मर ही जाते हैं, क्योंकि एक छोटे से पत्थर पर गिरने से अगर इतना दर्द हो रहा है तो फिर लड़ने का क्या फायदा। आर्थर फौरन उसके पास पहुंचा और उसकी खैरियत पूछी, पर वो आर्चर इस बात से टूट चुका था कि वह एक लूजर की तरह हार गया है। पर इसी बीच केट ने उस विंडो को पढ़ना जारी रखा, जहां उसे एक एस रैंक स्किल मिली थी। इस शपथ की वजह से उसके सारे इंडिकेटर्स अब दोगुने हो चुके थे और उसे लगने वाला डैमेज भी काफी हद तक कम हो गया था, जब तक कि उसका चुना हुआ मास्टर 500 मीटर के दायरे में हो। और इसके बाद एक विंडो और खुली, जिसमें जून को चुनने का विकल्प था। ये देखते ही उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी और उसने उसके हाथ थाम लिए और भगवान से दुआ करने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। और तभी अचानक उन दोनों के हाथों के चारों तरफ होलोग्राफिक ब्रेसलेट्स चमकने लगे। कंप्यूटर ने कंफर्म किया कि मास्टर को चुन लिया गया है, जिससे ओथ्स ब्लेसिंग एक्टिवेट हो गई और उसके स्टैट्स बढ़ने लगे, और अब वह फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार थी। हेनरी ने भी हिम्मत जुटाकर खड़ेदैथा होने की कोशिश की, पर अकेले हमला करना उसके बस की बात नहीं। अचानक केट बिजली की रफ्तार से उनके पास से गुजरी और उसने आर्टर से कहा कि वह उस पर नजर रखे, क्योंकि वह अभी भी सांस ले रहा है और उस खबर देगा। हेनरी उसे फटी आंखों से देखने लगा, क्योंकि अभी कुछ पल पहले यह बेवकूफ ड्रामा कर रहा था, और तभी अगला धमाका हेनरी के पास ही हुआ और वह फिर से हवा की सैर करने निकल गया। वह सीधे आर्थर के पास गिरा, जिसने साफ कह दिया कि अगर वह ठीक होने के तुरंत बाद फिर से पेट कर आएगा तो उसके हील करने का कोई फायदा नहीं है। और इसके बाद उसने उन्हें वहीं रुकने को कहा ताकि वह जाकर जून का हाल देख सके। हेनरी ने उसका हाथ पकड़ डीएच लिया और पहले खुद को ठीक करने की जिद की, जिसकी वजह से आर्थर को उसकी बात माननी ही पड़ी, जबकि जून को
फाइनली होश आया और उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि केट ने उसे अपना मास्टर चुन लिया है और वह अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस हो रही थी। जहां उसने सोचा कि अगर वह अभी सबके सामने गया तो ये काफी अजीब लगेगा, इसलिए वह वहीं दुबका रहा। उधर केट पूरे जोश के साथ उस विशाल ट्रॉल की तरफ बढ़ी और उसने बैटलफील्ड में सांप की तरह टेढ़े मेढ़े दौड़ते हुए उसे खूब छकाया और उसे फालतू हमले करने पर मजबूर कर दिया, जिससे वह ट्रॉल भी अब तंग आ चुका था और उसने आग का एक भयंकर सैलाब निकाला। केट को इसकी उम्मीद नहीं थी और उस आग से बचने के चक्कर में वह एक तरफ कूदी और जमीन पर जा गिरी, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ और उसे एहसास हुआ कि मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। मुद्द कर देखा तो उस ट्रॉल का भारी भरकम पैर ठीक उसके ऊपर था, पर तभी उस मॉन्स्टर के पीछे कई धमाके हुए और वह दर्द से चीख उठा, क्योंकि रॉस ने उसकी पीठ पर निशाना साधा था। अब वो आर्चर अपनी इन चालों का इस्तेमाल करना सीख गया था और जब ट्रॉल का ध्यान भटका तो केट ने अपनी तलवार से उसके कंधे पर वार किया, जिससे उसकी खाल उधड़ गई और वह मॉन्स्टर तिलमिला उठा। उसे पहली बार सच में चोट महसूस हुई थी और उसने बिना वक्त गंवाए अपने दूसरे हाथ से केट पर हमला किया, जिससे स्थिर तरीके से अपने पैरों पर लैंडिंग की और अपना बैलेंस तलवार को फिर से ऑरा से चार्ज किया और सीधे लड़ाई के बीच कूदकर उसके कंधे पर एक और वार किया। जब तक वह मॉन्स्टर अपनी चोट की वजह से गुर्रा रहा था, वह बिजली की तरह उसके पीछे पहुंच चुकी थी और उसने उसकी पीठ पर कई घातक वार किए और वह शैतान उसे दबोचने की कोशिश करता रहा, पर केट ने खुद को बचा लिया। उसका अगला वार सीधे उस ट्रॉल के सिर पर लगा, जिससे उसके कई दांत टूटकर बाहर आ गिरे और वह दर्द से बेहाल होकर एक घुटने पर आ गया, जहां उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। केट ने उसके सिर पर एक जोरदार लात मारी, ती पर चढ़ गई, जहां उसकी तलवार नीली रोशनी के साथ चमक उठी और उसने अपनी ऑरा का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उसे उसके सिर के पार उतार दिया और लड़ाई खत्म कर दी। रॉस उस नाजुक सी लड़की को हैरानी से देख रहा था और उसने एक चैन की सांस ली, जबकि हेनरी ने ताना मारा कि उसकी वजह से वे कई बार मौत के करीब पहुंच गए थे और जून दूर से उसकी इस शानदार जीत को देख रहा था। उसने अपने फटे हुए कपड्डों को देखा और उसे समझ आ गया कि काम के बाद उसे नए कपड़े खरीदने पड़ देंगे, वरना जिल उसे बहुत चिल्लाएगी। और वह रॉस ने जलते हुए जून को एक कमीना झोंबी कहा, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि केट का सारा ध्यान अब उस पर है, जबकि आर्थर ने पास आकर पूछा कि भाई तू बच कैसे गया? अजीब तरीके से हाथ पैर हिला रहा था और पूरी तरह से पैनिक मोड में था, जैसे कुछ बहुत बड़ा हो गया हो। आर्थर ने उसे देखकर तुरंत पूछा, भाई ये क्या कर रहा है तू? इतना क्यों घबराया हुआ है? वो तो पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उसकी हीलिंग एबिलिटी जून पर बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। मतलब जून के अंदर हील करने लायक कोई चोट या डैमेज ही नहीं था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है यार? उसे तो डायरेक्ट फेटल डैमेज लगा था, जानलेवा हमला, फिर भी वो जिंदा खड़ा है और वो भी एकदम फिट, बिना किसी स्क्रैच के। रॉस अभी भी कोशिश कर रहा था सबका ध्यान हटाने की कि अरे भाई आखिरकार सरवाइव तो कर ही गया ना, बस यही बड़ा फर्क है सबके बीच। हेनरी ने बीच में कट करते हुए कहा, यार अब बस करो यहाँ, हमारे पास अब लड़ने की कोई ताकत नहीं बची है, सबको रेस्ट की सख्त जरूरत है अभी। जून ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ ये सबसे सही ऑप्शन लग रहा है अभी के लिए। फिर एक हंटर ने आगे बढ़कर पूछा, भाई ये जितने मैजिक कोर्स मिले हैं इनका बंटवारा कैसे करेंगे, सबको बराबर या कुछ और? जून का जवाब सुन के वो पूरी तरह चौंक गया। जून ने कैजुअली बोला, अरे सबको इक्वली बांट दो यार, बराबर बराबर हिस्सा हर किसी का। कानून तो उसे हंटिंग से पैसे कमाने की इजाजत ही नहीं देता। ये सुन के हेनरी को बड़ी राहत हुई कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, लेकिन हेनरी ने तुरंत ऐड किया, हाँ लेकिन रिफ्ट के साथ काम करने के लिए मेरे पास एक बहुत कन्वीनियंट एप्लीकेशन है, वो तो मैं यूज कर लूंगा जरूर। जॉन ने सबकी तरफ देखकर एक फेवर मांगा, क्योंकि उसे तो कुछ मिला ही नहीं था इस बार। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बोलो भाई क्या चाहिए तुझे? उसने उंगली उठाकर दूर पड़े मरे हुए ट्रोल की तरफ इशारा किया। मॉन्स्टर मरने के बाद एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आया था, एक रैंक बी सोर्ड, और वो सोर्ड केट को देना चाहता था। सब मुस्कुरा दिए, खुशी खुशी हाँ बोल दी, क्योंकि ट्रोल को हैंडल करने में केट की वजह से ही वो कामयाब हुए थे। केट अब नए सोर्ड को हाथ में पकड़े हुए थी, आंखें खुशी से चमक रही थी और बार बार थैंक यू बोल रही थी सबको। रॉस ने देखकर कहा, अरे देखो कितनी खुश है इस नई वेपन से। केट हंस पड़ी जवाब में। तभी जून को पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत अलर्ट हो गया। दो हंटर थे इकरस गिल्ड के, एमिली और गेल। एमिली ने आते ही स्वीट स्माइल के साथ हेलो बोला, लेकिन गेल का चेहरा स्टोन हार्ड था, कोई भाव नहीं। गेल ने सरकास्टिक अंदाज में कहा, अरे वाह, जून और केट को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी यार। फिर उसने 3 सिर वाले ट्रोल के मरे हुए शरीर की तरफ देखा और बोला, केट तो कई गुना पावरफुल हो गई है, चैंपियन मॉन्स्टर को हैंडल कर लिया, ये तो कमाल की बात है। केट को फेमस हंटर से तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। वो स्वीटली मुस्कुराई और थैंक यू बोला। जून बाप सहने वाला नहीं था, उसने ग्रिन करते हुए कहा, अरे ये सब तो उस सूट की वजह से हुआ है जो गेल ने दिया था। गेल धीरे धीरे जून की तरफ बढ़ा और याद दिलाया, भाई सूट मैंने गिफ्ट में नहीं दिया था, टूर्नामेंट में हारा था मैं। एमिली ने बीच में कूद कर कहा, चलो गेल अब आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत काम बाकी है हमारा। गेल ने हाँ कहा और बोला, हम दोनों पहले चलते हैं, क्योंकि तुम लोग तो इतने बिजी लग रहे हो, बस चिल कर रहे हो यहाँ। फिर एमिली जून के पास आई, एक बिजनेस कार्ड दी और बोली, अगर ट्रांसफर के बारे में सोचो तो कांटेक्ट करना। जून ने पूछा, मतलब क्या? एमिली बोली, केट को हमारे
तुम्हारी गिल्ड में ट्रांसफर करने की बात कर रही हूँ। ये सुनते ही जून ने कार्ड को धीरे धीरे फाड़ना शुरू कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके एमिली के सामने ही। बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी को चीज की तरह ट्रीट किया जाए, बेचा खरीदा जाए। सबके मुंह खुल गए। सीरियसली बेस्ट गिल्ड का कार्ड फाड़ दिया इसने। जून आगे बोला, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरा पर्सन है तो उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगा, कमेंट रोक के नहीं रखूंगा। एमिली फ्रीज हो गई, चेहरे पर कोल्ड स्वेट आ गया। कुछ गड़बड़ हो गई लग रही थी, लेकिन उसका इरादा बुरा नहीं था। जून ने दांत पीसते हुए कहा, ये लास्ट वार्निंग है, केट के लिए ट्रांसफर वर्ड कभी मत बोलना। फिर गुस्से से देखते हुए बोला, इंसान को चीज समझना बहुत इंसल्टिंग है, और कार्ड के टुकड़े जमीन पर फेंक दिए। रात काफी हो चुकी थी जब रिफ्ट से वापस लौटे। बॉस ने छोटा सा कॉर्पोरेट पार्टी ऑर्गेनाइज किया टुडेज हंट सेलिब्रेट करने के लिए। जून नहीं गया क्योंकि जिल घर पर इंतजार कर रही थी और वो नए कपड़े खरीद के आया था। फोन पर ड्रंक और चीयरफुल कॉलीग्स थे, बैकग्राउंड में पूरा शोर था। उसने सुना कि अभी केट इकारस गिल्ड वाली इंसिडेंट के बारे में बता रही थी सबको। केट उछल पड़ी, मुठियाओं लहराते हुए जून के वर्ड्स रिपीट कर रही थी कि वो अपने पर्सन की प्रोटेक्शन करेगा। ग्रेग ने जून को थैंक यू बोला, एम्प्लॉय के लिए राइट अप्रोच है तेरा। तभी नेट ने बैकग्राउंड में सरप्राइज में जंप किया और ग्रेग के हाथ से फोन छीन लिया। नेट बोला, भाई बिजनेस कार्ड फाड़ना तो थोड़ा ओवर हो गया ना। जून ने सॉरी बोल दिया, लेकिन तभी रिसीवर से अप्रूवल वाली आवाज आई। उसने दोबारा पूछा, मतलब क्या? नेट बोला, कभी कभी हेड झुकाना पड़ता है, कभी एंगर बाहर निकालना पड़ता है। एकरस गिल्ड बहुत बड़ी फेमस कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हार मान ले। वो चिल्लाया, तूने बिल्कुल सही किया। फिर बोला, अगर केट खुद जाना चाहती तो अलग बात, लेकिन उसे चीज की तरह ट्रीट करना डिस्गस्टिंग है। ग्रेग भी बोला, दो बोस्टफुल एस रैंक हंटर्स को गुस्सा दिलाने में क्या बुराई है? नेट ने फोन कान के और पास किया, विस्पर में पूछा, जून क्या मैं भी तेरा पर्सन बन सकता हूँ, ताकि मुझे भी वैसी ही कॉन्फिडेंट प्रोटेक्शन मिले? जून समझ नहीं पाया क्या जवाब दे। बैकग्राउंड में शॉट्स मांगने की आवाजें आ रही थी। उसने सेफ साइड के लिए बोला, कल मिलते हैं। फोन रखा और मुस्कुरा दिया। आज का दिन अच्छा था। केट हंटर के तौर पर ग्रो कर रही थी और कंपनी में कितना वार्म वेलकम मिला था उसे। धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। भले ही सब अच्छा हुआ, लेकिन दिन थका देने वाला था। घर पहुंचा तो जिल साफ सुथरे अपार्टमेंट में इंतजार कर रही थी। जिल ने हेलो बोला, लेकिन तुरंत नजर उसके नए कपड़ों पर गई। जून चुप रहा क्योंकि वो इस सवाल से बचना चाहता था। फिर बोला, रास्ते में सेल लगी थी, ठंड भी बढ़ रही है, और वो बूढ़ी वाली आंटी को सूट बेचते देखा तो दया आ गई। जिल ने पूछा, कौन सी आंटी जो सूट बेच रही थी? जून समझ गया गलती हो गई, तुरंत डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। बोला, चाय नहीं पिएगा क्या? जिल एकदम किचन की तरफ दौड़ी। केटल में पानी डालते हुए वो सोच रही थी आज के फाइंड्स के बारे में, हैंडल, मैजिक स्टोन्स, हंटर पास। अचानक दिमाग में आया, पापा दिन में ऑफिस वर्कर और रात में हंटर, सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में पापा हेल्प सिग्नल्स रिसीव करते हुए। उसे यकीन हो गया क्योंकि पापा के कॉलीग भी हंटर थे जो घर आए थे। अब स्टाइलिश सूट्स में दो पार्टनर्स मिशन पर जा रहे हैं। फिर केट पीठ पर लेटी हुई, दोनों बुलेट्स डॉज करते हुए। उसके दिमाग में सीन्स चलते रहे और गुस्सा बढ़ता गया। केटल भी स्टोव पर उसी तरह बॉयल होने लगा। जून किचन में आया, बोला, केटल तो बॉयल हो गया लगता है। झिल घबरा गई, पैनिक में मुड़ी और हाथ से केटल छू लिया, वो उड़ गया। जून ने बिना सोचे कूद के दोनों हाथों से पकड़ लिया। जिल हैरान देख रही थी। जून बोला, केयरफुल यार, बॉइलिंग वाटर से बर्न हो जाता। जिल अब इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई, चिल्लाई, अभी तू हाथ में क्या पकड़े हुए है? जून को समझ नहीं आया, ऑब्वियस था केटल है, लेकिन हॉट केटल। उसने गलती नोटिस की, हाथों में लाल हॉट आयरन देखा। तुरंत केटल टेबल पर रखा, बोला, अरे इतना हॉट नहीं था, शायद पानी बॉयल नहीं हुआ होगा। लेकिन केटल की सीटी बता रही थी उल्टा। जिल ने उसके हाथ पकड़े, नल खोला, पानी में डाल दिया, कूल होने दो। सॉरी बोली, मेरी वजह से तुझे हर्ट हो जाता। हाथ टॉवल से पहुंचते हुए जून ने पूछा, इतना डीप में क्या सोच रही थी? जिल चिल्लाई, जैसे कुछ याद आया। फिर कमरे में भागी। जून और कंफ्यूज, दूसरे ही सेकंड वापस आई। एक पैकेट हाथ में जून को दे दिया। पढ़ा तो हंटर इनिशिएशन का इन्फॉर्मेशनल फ्लायर था। जिल हिचकिचाई, बोली, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुझे पता हो। फिर बोली, वीकडे है, बिजी रहते हो, आने की जरूरत नहीं। जून ने चिन रगड़ा, सोचा नेक्स्ट मंडे है, काम से छुट्टी कैसे लूं, लेकिन समझ गया उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला, हाँ आ जाऊंगा। जिल खिल गई स्माइल के साथ, थैंक यू पापा बोला। उधर रिफ्ट में एक और इवेंट हुआ जो जून मिस कर गया। रॉस गेल से बात करने गया कि जून ने एमिली के साथ और बिजनेस कार्ड के साथ कितना बुरा बिहेव किया। गेल समझ नहीं पाया इतनी दूर क्यों आया सिर्फ ये बताने। रॉस कूदना हाथ हिलाना बंद करके फ्रीज हो गया। फिर बोला, पनिश कर दो जून को, उसका बिहेव मुझे टेरिबली इरिटेट करता है, और तुम्हारे पास रीजन भी है। अगले वर्किंग डे का लंच टाइम था, ऑफिस खाली हो चुका था। जून के पास बॉस से टाइम ऑफ मांगने का परफेक्ट चांस था। उसने बॉस की टेबल की तरफ देखा, सोचा मंडे के लिए रीजन क्या बताऊं। आखिर हिम्मत करके पास गया, सॉरी बोल के बोला, क्या आप माइंड करेंगे अगर नेक्स्ट मंडे सिर्फ हाफ डे आफ्टरनून काम करूं? ग्रेग ने पूछा, क्यों? जून बोला, पर्सनल रीजन है। बॉस ने हेड टिल्ट किया, कुछ डिस्कस नहीं कर सकते? जून ने हाँ कहा, ट्रू रीजन नहीं बताना चाहता था। ग्रेग सोचने लगा, क्योंकि नेक्स्ट मंडे नेट बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। जून कंफ्यूज, कौन सी ट्रिप? बॉस ने रिमाइंड किया, न्यू हंटर्स की इनिशिएशन सेरेमनी है मंडे को। ऑफिशियल नोट आया था ऑफिस में, नेबरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को पार्टिसिपेट करना है, इग्नोर नहीं कर सकते। जून की आंखें बड़ी हो गई, उसे तो वहां जाना है। बॉस बोला, नेट जाएगा क्योंकि जून को केट के साथ वर्क कंसंट्रेट करना है, इसीलिए सेरेमनी के लिए नहीं बुलाया। लेकिन अगर अर्जेंट है तो अप्रूवल नोटिस पास कर दो, डिपार्टमेंट एक दिन 2 एम्प्लॉइज के बिना मैनेज कर लेगा। जून बोला, वरी मत करो, मैं लंच करने
करने जा रहा हूँ। तुरंत नेट के लंच स्पॉट पर पहुंचा। रोज एक ही कैफे में खाता है। पास बैठा और सीधे बोला, सुना है तू हंटर एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी अटेंड करने जा रहा है। नेट ने हाँ कहा। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक वहाँ रहूंगा, फिर लंच के बाद ऑफिस वापस। तो हीरो ने नेट से सीधे पूछ लिया, भाई क्या मैं तेरी जगह सेरेमनी में जा सकता हूँ? तू मत जा। नेट तो एकदम शॉक में आ गया, जैसे अचानक कोई बॉम्ब फूट गया हो। बोला, अरे यार इतनी जल्दी मैं क्यों नहीं जाऊँ? तू अचानक क्यों जाना चाहता है? जून ने बस 1 सेकंड हिचकिचाया और समझ गया कि नेट के सामने सच छुपाना नामुमकिन है। वो इतना भोला भाला नहीं है कि बात को टाल दे। फिर धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। मेरी एक डॉटर है यार, और वो नेक्स्ट मंडे हंटर इनिशिएशन ले रही है, इसलिए मैं वहाँ होना चाहता हूँ, बस यही वजह है। नेट के मुंह से सोडा सीधा ग्लास में वापस गिर गया, जैसे पूरी तरह फ्रीज हो गया हो। सोच रहा होगा जून की डॉटर कहाँ से आ गई अचानक। तुरंत पूछा, भाई तू कितने साल का है अभी? जब पता चला कि जून सिर्फ 26 का है तो बातें और उलझ गईं। मतलब अगर डॉटर हंटर बन रही है तो वो कम से कम 17 साल की होगी। नेट ने आगे बढ़कर पूछा, तो वाइफ है क्या तेरी? फैमिली पूरी है? जून ने सिर झुकाया, थोड़ा इमोशनल होकर कहानी जारी रखी। बोला, जिल मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है यार। ये सुन के नेट का कंफ्यूजन लेवल और ऊपर चला गया। दिमाग में हजार सवाल घूम रहे होंगे कि ये सारी फैक्ट्स कैसे एक स्टोरी में फिट हो रही हैं। रोड क्रॉस करते हुए नेट ने फिर पूछा, केट को पता है तेरी डॉटर के बारे में? जून ने कैजुअली कहा, हाँ केट हमारे घर आई है, जिल से मिली भी है और सब नॉर्मल है। बॉस ने बड़ी राहत की सांस ली। फिर पूछा, केट ने क्या रिएक्शन दिया इस बात पर? जून बोला, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन था। लेकिन तू इतने सारे पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहा है यार? पूरी सिचुएशन को असेस करके नेट बोला, भाई तुझे सच में बॉस से बात करनी चाहिए, तू जा सेरेमनी में। और साथ ही अश्योर किया कि जो कुछ भी सुना है वो सीक्रेट रहेगा, किसी को एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। हफ्ता तो जैसे उड़कर बीत गया और अब मंडे आ गया था। जून एकेडमी के थोड़ा दूर खड़ा था, दूर से क्राउड को देख रहा था जो लगातार बढ़ती जा रही थी। वाकई बहुत जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी यहाँ। सोच रहा होगा क्या स्कूल इतना महंगा है या कोई और बड़ा रीजन है इतनी लोगों का इकट्ठा होने का। फिर मुड़ा तो नजर एक खास डेंस क्राउड पर पड़ी जहाँ सबसे ज्यादा शोर था। कान लगाए तो समझ आया, लोग एमिली का नाम चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे। मैकेनिस गिल्ड की फेमस हंट्रेस एमिली बीच में खड़ी थी। सब ऑटोग्राफ मांग रहे थे लेकिन वो पोलाइटली रिफ्यूज कर रही थी। बोली, हरी में हूँ यार, टाइम नहीं है। लोग उसके पास से भागते जा रहे थे। जून बस ग्रिन कर रहा था कि ऐसे बिग नेम वाले लोग भी स्कूल अटेंड करने को मजबूर होते हैं। उम्मीद कर रहा था कि अननोटिस रह जाऊं क्योंकि इस मीटिंग से अच्छा कुछ नहीं निकलने वाला, लेकिन एमिली ने पहले ही उसका नाम ले लिया और खुशी खुशी सीधे उसकी तरफ बढ़ाई। जून का चेहरा तुरंत डिस्प्लाइज्ड हो गया। ये तो आखिरी चीज थी जो वो इस मोमेंट में चाहता था। लग रहा था जैसे वो डेलिबरेटली लाउड बोल रही है ताकि अट्रैक्शन खींचे। फिर अचानक उसके सामने झुक गई और लास्ट मीटिंग के लिए सॉरी बोलने लगी। बोली, मैं जो देखा था उससे इतनी एक्साइटेड हो गई कि रश में आ गई। तेरे कॉलिग ने के फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं। एमिली ओबीडियंटली सिर झुकाए खड़ी रही और आसपास क्राउड इकट्ठा होने लगी। सब विस्पर कर रहे थे कि ये आदमी हंट्रेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने इसके सामने बो किया है। जून ने कहा, उठ जा यार, सब देख रहे हैं हमें। लेकिन एमिली बोली, नेगेटिव रिएक्शन नहीं चाहती तेरी तरफ से। जून ने एडमिट किया कि मैं भी क्रूल था तेरे साथ, सॉरी बोल रहा था। तभी एमिली बोली, ओके, और सीधी हो गई। लोग उसे डिस्प्लेजर से देख रहे थे। जून को लगा जैसे ट्रिक्ड हो गया कहीं। एमिली ने फिर से कार्ड दी और बोली, ये रिमाइंडर है मेरी पीसफुल इंटेंशंस का। स्माइल के साथ बोली, इस बिजनेस कार्ड का केट से कोई रिलेशन नहीं है। जून ने पूछा, तो फिर मुझे ये कार्ड क्यों चाहिए? बिल्कुल। वो बोली, बस रख ले, अगर कभी हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट करना। जून हैरानी से पहले उसे देखा, फिर कार्ड को, फिर झुककर सिंसियरली थैंक यू बोला इस जेस्चर के लिए। एमिली बोली, चल अंदर चलते हैं, इवेंट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। फिर दोनों अलग अलग रास्ते चले गए। कॉरिडोर में स्पीकर से आवाज आई कि सेरेमनी शुरू हो रही है, सब हॉल में एंटर करें, फ्यूचर स्टूडेंट्स डेजिग्नेटेड एरिया में रहें। उनमें जिल भी थी। उसकी यूनिफॉर्म का कलर उसकी ब्राउन आईज से परफेक्टली मैच कर रहा था, जैसे बना ही उसी के लिए हो। एमिली दूर से जून को ऑब्जर्व कर रही थी, उसकी ऑरा फील कर रही थी और समझ रही थी कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। रिफ्ट में भी यही फील हुआ था उसे। वो जानती थी जून ट्रू पावर हाइड कर रहा है, लेकिन क्या वो समझ नहीं पा रही थी? बस इंतजार करना था कि आगे क्या होता है। एक दिन ये पावर उनके वर्ल्ड में एंटर करेगा, वो श्योर थी। जून को कुछ पता नहीं था, वो क्राउड में जिल को ढूंढ रहा था। अचानक नजर पड़ी, लेकिन समझ नहीं आया इतनी बड़ी भीड़ में इतनी जल्दी कैसे मिल गई। बाहर से कोई इमोशन नहीं दिखाया, लेकिन अंदर से बहुत एक्साइटेड था इस बात से। अचानक चीक्स लाल हो गई, हाथ से मुंह ढक लिया और सोचा, शायद सच में फादरली फीलिंग्स हैं मेरे अंदर। प्रेजेंटर ने डियर गेस्ट इंट्रोड्यूस किया। आज प्रेसिडेंट ऑफ हंटर एकेडमी एड्रियन चॉल स्टेज पर आए और ऑडियंस को बो किया। इंट्रोडक्शंस चलते रहे। जून ने सोचा, अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ लूं जिल के साथ लंच के लिए। फोन पर मैसेज आया, ओथ सेरेमनी शुरू हो गई। स्टेज पर डार्क ब्लू हेयर वाली लड़की खड़ी थी, हाथ उठाकर ओथ के पॉइंट्स एक एक करके बोल रही थी। पास की दो औरतें डिस्कस कर रही थी कि ये सोर्ड एम्परर की यंगर सिस्टर है जो सबसे बेस्ट हंटर माना जाता है और खुद ए रैंक हंटर है। जून ने फिर उस छोटी लड़की को देखा और समझ नहीं पाया ए रैंक कैसे हो सकती है इतनी उम्र में। जिल के वर्ड्स याद आए कि उसे अच्छे से ट्रीट करना, एक दिन बहुत फेमस होगी। सोचा अब अटेंशन दिखाने का टाइम है। सारे फ्यूचर हंटर्स ने वाव
हाउस बोले, लाउड अपलॉज हुआ और सेरेमनी लीडर ने एंड अनाउंस किया। जून जल्दी स्ट्रीट पर निकल आया, फोन में रमेश कर रहा था डॉटर का इंतजार करते हुए, तभी जॉयफुल वॉइस और डिलाइटेड स्क्रीम्स सुनाई दिए। जिल जंपिंग फॉर जॉय थी, बिलीव नहीं कर पा रही थी कि फाइनली हंटर इनिशिएट हो गई। जून ने अटेंशन खींचने की कोशिश की लेकिन अनसक्सेसफुल रही तो बुके दिया और कंग्रेचुलेट किया जिल को। वो स्पीचलेस हो गई, फेस और ज्यादा ग्लो कर उठा, अचानक सिर झुकाया, बुके के लिए थैंक यू बोला और वॉइस ट्रेम्बल करने लगी। आंसू चीक्स पर बहने लगे, बोली फ्लावर्स नहीं देने चाहिए थे। जून ने रियश्योर किया, तू डिजर्व करती है ये बुके, चल अब आगे बढ़ते हैं। एकेडमी स्क्वायर में चलते हुए जिल बोली, 2 दिन बाद ट्रेनिंग शुरू होगी, क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। जून ने पूछा, तुझे कौन सा क्लास मिला? वो एम्बेरेस्ड हो गई, बोली क्लास डी मिला है। फिर हेजिटेट करके प्रॉमिस किया कि जल्दी ही क्लास ए में ट्रांसफर हो जाऊंगी क्योंकि फ्यूचर रैंक डिपेंड करता है उस पर। जून ने प्रिटेंड किया कि पहले समझ नहीं आया, थैंक यू बोला क्लैरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाल रफल किए और बोला, श्योर हूँ बहुत जल्दी क्लास ए में होगी तू। वो हंसी और पूछा, हंग्री है क्या जून, लंच करने चले? जून ने राइट तरफ पॉइंट किया, रिब्स की बात की लेकिन जिल लेफ्ट तरफ उड़ गई। स्पाइसी सॉसेज स्ट्यू की अमेजिंग स्मेल की बात कर रही थी। अचानक स्लो डाउन करना पड़ा क्योंकि आगे स्ट्रीट पूरी ब्लॉक थी ह्यूज क्राउड से। जिल ने मुंह खोला सरप्राइज में और चिल्लाई, जैसे समझ आई सेंटर में कौन है। हंटर एकेडमी के प्रेसिडेंट और कोरस गिल्ड की एमिली गार्ड से घिरी हुई थी। फिर कार से एक और मेल फिगर निकला, हैंडसम गाय डार्क हेयर वाला, लैंग्वेज लुक के साथ उनकी तरफ आ रहा था। जिल लिटरली स्क्रीम कर उठी क्योंकि वो सोर्ड एम्परर खुद था, जॉनथन। पूरी फेमस रेटिन्यू उनके पास से कपल मीटर्स गुजरी, तभी एमिली मुड़ी और उन्हें देखा, रुक गई और पूछा, ऑलरेडी लंच कर लिया? जून बोला, अभी जा रहे हैं राइट नाउ। जिल अभी भी शॉक में थी, जैसे दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो गया हो क्योंकि उसने अभी अभी अपने आइडल्स को पर्सनली देखा था और उनमें से एक को उसके फादर को जानते हुए भी। एमिली ने सजेस्ट किया कि चलो सब मिलकर डिनर कर लेते हैं आज। जिल ने मुड़कर जून से पूछा, पापा क्या कहते हो, ओके है ना? जिल तो बस अग्री कर गई, रोक नहीं पाई खुद को। तभी प्रेसिडेंट चूल उनके पास आए और एमिली से पूछा, ये किससे बात कर रही थी? एमिली ने एक्सप्लेन किया कि ये जून है, मेयर्स ऑफिस का रिफ्ट मैनेजर, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। एड्रियन तुरंत समझ गया, हाँ वही मैनेजर जिसके पास आउटस्टैंडिंग डेटा वाला हंटर है। उसने काइंडली जून को हाथ मिलाया और ग्रीट किया। जून ने बॉव करके रेसिप्रोकेट किया। एमिली ने जिल को पकड़ा और पूछा, ये तेरी यंगर सिस्टर है क्या? जून हिचकिचा गया, समझ नहीं आया क्या करे, लाई करे या सच बोले। आखिरकार डिसाइड किया और बोला, नहीं ये मेरी डॉटर है। एमिली कपल सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गई सरप्राइज में, फिर झुककर जिल से पूछा, क्या नाम है तेरा? जिल ने जैसे सोल्जर की तरह स्ट्रेट खड़े होकर अपना नाम अनाउंस किया। एमिली ने ब्रेन फुल स्पीड पर चला दिया, सोच रही होगी ये कैसे पॉसिबल है। जून ने सब क्वेश्चंस रोकने के लिए बोला, ये सब स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस का रिजल्ट है, ज्यादा मत सोचना। पीछे ब्रदर सिस्टर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था फुल स्विंग पर। एक कह रही थी सब बस मेरे इंतजार में है, दूसरा कह रहा था सिर्फ मैं नोटिस करता हूँ क्योंकि मैं तुझे हेट करता हूँ। एड्रियन ने नोटिस किया और जॉनथन को इंट्रोड्यूस किया, जिसे एक्चुअली इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। जून ने फर्स्ट हंटर और 3 मैना कंट्रोल मेथड्स के फाउंडर को देखा। जॉनथन ने भी उसे केयरफुली स्टडी किया। ये वही पर्सन था जिसके पास से हंटर विद ग्रेट पोटेंशियल नहीं जाना चाहता था। जून ने बो किया और ग्रीट किया। जॉनथन ने भी बो बैक किया और बोला, बहुत खुशी हुई मिलकर। एड्रियन ने ओलिविया को भी इंट्रोड्यूस किया, जॉनथन की यंगर सिस्टर, जो अब भी हेयर स्टाइल रूइंड होने पर स्क्वीलिंग कर रही थी। सब देखकर जिल ने हाथ से मुंह ढक लिया, बिलीव नहीं कर पा रही थी। अभी अभी पर्सनली उस हंटर से मिली है जिसने स्टाइल, स्कूल और टेक्निक्स डेवलप की जो आज भी हंटर्स यूज करते हैं। दिमाग में थॉट्स इतने तेज चल रहे थे कि बस मुंह खुला रह गया। ये देख एमिली को टच हो गया। जॉनथन ने नोट किया कि जून काफी वेल बिल्ट है, पूछा हंटर है क्या? नेगेटिव जवाब मिला। जॉनथन ने रिग्रेट जताया, बोला श्योर था एक्सीलेंट हंटर बनता। जून ने थैंक यू बोला फ्लैटरिंग वर्ड्स के लिए, लेकिन मैं अभी जो हूँ उससे पूरी तरह हैप्पी हूँ। जॉनथन ने सिस्टर की तरफ मुड़कर कहा, हेलो कर ले सबको। ओलिविया ने डिस्प्लीज किया, बोली वीकर लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। जॉनथन ने स्टर्नली नाम लिया और आइज से हिंट दिया हेलो करने का। ओलिविया ने कपल स्टेप्स आगे बढ़कर फेक ग्रीटिंग्स दिए, फिर नोज ऊंचा करके बोली, ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करती हूँ। ग्रीटिंग्स खत्म हुए और प्रेसिडेंट ने फाइनली डिनर सजेस्ट किया। सब वीआईपी रेस्टोरेंट में गए जो हंटर एकेडमी के अंदर ही था। फूड सिंपली डिलिशियस था। एड्रियन बोला, आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यही किया था प्लेजर से। एमिली ने जून से बात शुरू की, याद दिलाया फर्स्ट टाइम इसी बिल्डिंग में मिले थे, गेल से रैंक जज करने से पहले। जून ने पूछा, पार्टनर कैसा है? एमिली ने जोक किया, एज ग्लूमी एज एवर। जिल स्पून मुंह में लेते हुए सोच रही थी, फादर रिफ्ट मैनेजर है तो क्या रिफ्ट में जाता है। स्पून मुंह में गई और वो चिल्लाई, लाइफ में कभी इतना टेस्टी कुछ नहीं खाया। ओलिविया ने हैवी साई लिया, आईज रोल किए और बोला, एक वर्ड, प्लीबियंस। उसी मोमेंट जॉनथन ने उंगली दिखाई, एंग्रीली देखा और साइलेंट रहने को कहा। ओलिविया ने आर्म्स क्रॉस किए, लिप्स पाउट की और बोली, जॉनथन हमेशा सिर्फ मेरे साथ रूड रहता है बिना रीजन। जॉनथन अपसेट था सिचुएशन से, वो चाहता था सिस्टर कभी कभी जिल जैसी बिहेव करे। जिल ने हैंड्स वेव की, बोली, सच में ग्रेटफुल हूँ इतना डिलिशियस फूड खाने का। फिर नोटिस किया जून ने 3 प्लेट्स खा लिए। वो झुककर बोली, घर पर वैसा ही कुक करने की कोशिश करूंगी। एमिली ने जिल से कहा, प्री असेसमेंट
असेसमेंट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ है। जिल बीम कर उठी, अभी लेवल और पोटेंशियल पता चल जाएगा। ओलिविया इंपॉर्टेंट लुक से बोली, असेसमेंट स्पेशल इक्विपमेंट से होता है, एक्सपेंसिव है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ब्रदर का एंग्री गेज पड़ा। ओलिविया ने हैंड्स थ्रो अप किए, फिर समझ नहीं आई क्या गलत किया। जिल ने थैंक यू बोला ऑफर के लिए, लेकिन समझ रही थी फादर से पैसे नहीं मांग सकती। एड्रियन समझ गया, डाउट क्यों, बोला एकेडमी सब कॉस्ट्स कवर करेगा। उसी सेकंड जिल अग्री हो गई। जॉनथन ने सजेस्ट किया जून की एबिलिटीज भी टेस्ट कर लें। जून ने आईज नीचे करके रिफ्यूज किया। एमिली सरप्राइज में बोली गुड रिजल्ट्स आए तो हंटर बन सकता है। प्रेसिडेंट लिटरली बेग करने लगा, ट्राई कर, रेयर अपॉर्चुनिटी है। जॉनथन भी एक्साइटेड हो गया रिजल्ट्स जानने को। जून ने फिर देखा पर्सुएडर्स को, मजबूर अग्री हो गया, क्लियरली अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिल फर्स्ट टेस्ट हुई, मशीन में पिंकिश व्हाइट लाइट वाली, 5 मिनट्स मेजरमेंट, कंप्यूटर बोला रिजल्ट्स प्रिंट होंगे। एमिली ने शीट निकाला, सरप्राइज में एक्सपेक्टेड ए रैंक स्किल अवेकन और फाइनल रैंक ए। जॉनथन ने खुश किया, सिर्फ 5% हंटर्स बोस्ट कर सकते हैं ऐसे रिजल्ट्स। एमिली ने जून को इनकरेज किया, अगर स्किल्स डेवलप की तो ब्राइट फ्यूचर। जिल ओलिविया के पास गई, वो बोली परहैप्स नॉट एज होपलेस एज थॉट। जिल बीम कर थैंक यू बोला, स्नार्क इग्नोर करके। एमिली जून के पास आई, अब उसकी बारी। ओलिविया मटर्ड वेस्ट ऑफ टाइम, कॉफी पीने चले। फिर एंग्री लुक्स पड़े, वो फिर समझ नहीं पाई। जून मशीन में लेटा, कंप्यूटर रेडी बोला, शायद रिफ्यूज करना चाहिए था। स्ट्रेंज रिजल्ट्स आए तो क्वेश्चंस और डिफिकल्टीज, लेकिन सब इतना चाह रहे थे, सस्पेक्ट कर रहे लग रहे थे। अचानक समझ आया डिवाइस मना रिलीज करता है और बॉडी कितना लेट थ्रू कैलकुलेट करता है। जून ने डिसाइड किया माना को कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दे बॉडी में पेनिट्रेट होने से, लिटिल रिलीज करना डिफिकल्ट है। मशीन का माना बॉडी के अराउंड फ्लोट करने लगा, पेनिट्रेट नहीं हुआ। कंप्यूटर बोला टेस्ट कंप्लीटेड, सब फ्रीज। टेस्ट इतनी फास्ट खत्म। जून बाहर आया, पूछा रिजल्ट्स रेडी। एमिली पढ़ी, इम्पॉसिबल टू मेजर पोटेंशियल, नॉनसेंस। जॉनथन बिविल्डरमेंट में बोला कभी हुआ है ऐसा, नो आंसर। फिर सजेस्ट दूसरा मेजरमेंट। ओलिविया बोली अपेरेंटली नो एबिलिटी हंटर बनने की। एमिली रिजल्ट्स देखती रही, लैक ऑफ एबिलिटी पर भी ई या एफ रैंक आता है। नेल बाइट कर रही थी नर्व से, सच रिजल्ट्स इनक्रेडिबली रेयर। गर्ल स्क्रीम करने लगी हीरो पर, अगेन टेस्ट कर। एरर हुआ स्कैनिंग में। एड्रियन ने रोका, मल्टीपल स्कैन्स, स्ट्रेस ऑन बॉडी। जॉनथन मटर्ड, रिजल्ट्स अगेन। देखें, सजेस्ट बॉडी स्ट्रेंथन कर, रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। केसेस हुए हैं प्रीडिस्पोजिशन नहीं होने पर एबिलिटीज डिस्कवर। एमिली श्योर थी हंटर एनर्जी फील हुई थी। ग्रुप डिस्कस करता रहा बैड फील टेस्ट के। जून ने पूछा फाइनली जा सकते हैं क्या। कई डेज बीत गए टेस्ट के बाद। जून ऑफिस में स्लीपिंग स्पेंड कर रहा था। ग्रेग मॉनिटर देखकर लैंग्वेज साई ले रहा था, ह्यूज ब्लैक बैग्स आईज के नीचे, एंडलेस वर्क से। नेट पेपर्स 1000th टाइम रीचेक कर रहा था, आईज नंबर्स लेटर्स परसीव नहीं कर रहे। ब्रेक लिया, सजेस्ट किया इवनिंग सोना चले, कई डेज से नहीं नहाए। ऑफिस में टेरिबल स्मेल। बॉस ने ट्रेम्बलिंग फिंगर्स देखे, आइडिया ग्रेट, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं वॉक करने की। प्लान था एक और नाइट यहाँ। फ्रेज सुनते ही एम्प्लॉइज भी ओवरनाइट स्टे डिसाइड कर ली। जून का फोन वाइब्रेट, 12 कॉल्स जिल से, इग्नोर नहीं कर सकता अब। फोन उठाया, जिल सैड सीरियस वॉइस में पूछ रही थी आज घर आएगा क्या। जून ने डॉक्यूमेंट स्टैक देखा, बोला श्योर नहीं ओवरनाइट घर पर। वो बोली कुछ खाने लाऊं, बोला हंग्री हुआ तो ऑर्डर कर लूंगा। चेंज ऑफ क्लोथ्स या क्लीन सॉक्स, रिफ्यूज किया। अश्योर किया एवरीथिंग फाइन, नथिंग नीडेड। लेट हो गया, वॉक मत निकलना। हैंग अप करते ही बॉस ने पूछा किससे बात, क्लैरिफाई किया किट। सरप्राइज में बोला नो। ग्रेग बोला ट्रूथ बता, फूल नहीं कर सकता। ने टॉपिक चेंज किया, इन्वांगन माउंटेन फॉल्ट कंफर्म। चीफ चेयर में स्ट्रेच करते हुए बोला हेट करता हूँ इस टाइम ऑफ ईयर को, हर साल हंटर एकेडमी फील्ड ट्रिप्स के लिए रिक्वेस्ट करती है। 100 रिफ्ट्स बिलो रैंक सी सिलेक्ट और टेस्ट करने हैं सुटेबल नॉविस हंटर्स के लिए। जून सोचा जिल को बताना चाहिए, एक्सकर्जन पर डेफिनेटली मिलेंगे। तो थैंक्स टू एमिली की एफर्ट्स की वजह से जिल पहले से ही जानती थी कि उसके पापा फॉल्ट जोन्स पर काम करते हैं और रिफ्ट से जुड़े मामलों को हैंडल करते हैं। रात के गहरे अंधेरे में आखिरकार जून घर लौटा, पूरी तरह थका मांदा लेकिन अंदर से सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि दिन अच्छा गुजरा। पीछे के कमरे से कंटेंटेड लेकिन टायर्ड साई सुनाई दी, जैसे कोई लंबे समय से इंतजार कर रही हो। जिल बाहर आई मिलने और तुरंत बोली पापा नेक्स्ट टाइम इतनी लेट आने वाले हो तो मुझे जरूर बता दिया करो प्लीज, मुझे बहुत वरी होती है। जून ने सॉरी बोला और प्रॉमिस किया अगली बार डेफिनेटली बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जिल अचानक पूरी तरह चीयरफुल हो गई, जैसे एनर्जी बूस्ट मिल गया हो, और एक्साइटेडली अनाउंस किया कि नेक्स्ट वीक रिफ्ट में फील्ड ट्रिप पर जा रही है। ये उसकी फर्स्ट ट्रिप थी हंटर एकेडमी की, इसलिए बहुत नर्वस थी। भले ही फ्रैंक रिफ्ट ही था, लो रिस्क वाला। जिल का चेहरा सीरियस हो गया। ये परफेक्ट मोमेंट था पूछने का कि पापा एक्चुअली क्या काम करते हैं ऑफिस में। जून थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला डिपार्टमेंट में फॉल्ट से रिलेटेड सब कुछ हैंडल करता हूँ, पेपर वर्क, मॉनिटरिंग, सब। जिल ने तुरंत क्लैरिफाई किया मतलब खुद रिफ्ट में एंटर करते हो कभी कभी। जून ने उसके काम फेस को देखा और सोचा हाँ बता देना सेफ है अब। हेजिटेंटली सिर हिलाया हाँ में, लेकिन अगला सवाल तुरंत आया रिफ्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या करते हो, क्या लड़ते हो मॉन्स्टर्स से। जून फ्रैंटिकली जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आई सब नाम बताने लगा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे रिपोर्ट्स बनाना, डेटा कलेक्ट करना, टीम कोऑर्डिनेट करना। फिर उसके सैड एक्सप्रेशन देखा तो बोला वरी मत कर यार, कुछ डेंजरस नहीं है, मैं सेफ रहता हूँ। ये इफेक्ट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिल ने पैर पटकने शुरू किए और चिल्लाई वरी कैसे ना करूं, तू वहाँ डेंजर में रहता है। चिल्लाई कि ऐसे छोड़ना कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, कुछ करना पड़ेगा। उंगली दिखाकर थ्रेटन किया स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी तुझे खुद। जून बिलीव
बिलीव नहीं कर पाया जो सुना। ये गर्ल अभी हंटर एकेडमी में एंटर हुई है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को ट्रेनिंग देने वाली है, लेकिन जिल को पता नहीं था कि उसके पापा ग्रेटेस्ट हंटर हैं। इसलिए आर्ग्यू करती रही, मेरे पास ए रैंक हंटर पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ। मुट्ठी बंद की और बोली, फ्रॉम नाउ ऑन हर वीकेंड ट्रेनिंग होगी हमारी और मंडे को एकेडमी जा, बॉडी स्ट्रेंथनिंग अप्लाई कर ताकि माना मिल सके तुझे। जून के फॉरहेड से स्वेट टपक रहा था। सोच रहा होगा अगर म्यूरियम के रेजिडेंट्स ने ये सुना तो फेंट हो जाएंगे शॉक से। जिल विंड ब्रेकर पहन चुकी थी और लिटरली ऑर्डर कर रही थी, फॉलो मी राइट नाउ। घर के पास वाली एली में गए दोनों। जिल बोली, कैरेक्टरिस्टिक्स विंडो ओपन कर, चेक करते हैं तेरे स्टेट्स। जून ने ओपन किया और समझ गया अब लाई करनी पड़ेगी क्योंकि सब कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम लेवल पर थे। पैनिक में नंबर्स देखते हुए जिल बोली, रीड कर, ऑर्डर से अलाउड। जून ऑन द फ्लाई इन्वेंट करने लगा, स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 6, हेल्थ 9, इंटरनल पावर 0, नो स्किल्स। जिल ने रोक लिया, टोटल पॉइंट्स 25 हो गए। इम्पॉसिबल है यार, ऑलमोस्ट ई रैंक हंटर्स जितने। स्ट्रेंथ और हेल्थ मेरे से भी हायर है, शायद नॉर्मल क्योंकि पापा फिट रहते हैं। इंटरनल पावर इंडिकेटर के बारे में क्लैरिफाई किया, कभी सुना नहीं ये टर्म। जून ने हैंड्स वेव किए, अश्योर किया मिस्टेक हो गई, माना 0 है मेरा। जिल कैच नहीं पाई बात का, बोली ऑर्डिनरी पर्सन के लिए माना 0 नॉर्मल है, लेकिन बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स अनयूजुअल हैं। फिर ट्रेनिंग शुरू की, चू टेक्निक सिखाई जो डिस्टेंस से मॉन्स्टर्स पर यूज होती है। बोली फादर के पास माना नहीं है तो शायद फर्स्ट टाइम नहीं होगा, लेकिन दिखाती हूँ कैसे वर्क करता है। गन आगे रखा, दोनों हाथों से कॉन्फिडेंटली पकड़ा। सडनली गन माना से फिल होने लगा, ब्लू बॉल फॉर्म हो गया। लेक्चर जारी रखी, बॉडी से माना टेक करके गन में रिडायरेक्ट करना रिलोडिंग है, अगर मैनेज कर लिया तो हाफ वे कंप्लीट, ट्राई कर अब। जून ने पिस्टल ट्वेल किया, सोच रहा था स्मॉल अमाउंट माना रिलीज कैसे करूं कंट्रोल में। जिल बोली, आईज क्लोज कर, बॉडी में लाइट एनर्जी फील कर, फिर इमेजिन कर एनर्जी रिवर की तरह गन में जाए। जून नर्वस था, कन्विंस खुद को कंप्लीट कंट्रोल में सब ठीक रहेगा। गन ब्लू ग्लो से फिल हो गया, जिल शॉक में स्क्वील करने लगी। फर्स्ट टाइम कैसे मैनेज कर लिया इतनी आसानी से। जून उसके स्क्वील से फ्राइटन होकर रिलोडिंग स्टॉप कर दिया तुरंत। जिल फैसिनेटेड देख रही थी, पापा इनक्रेडिबली टैलेंटेड है सच में। जून ने काम किया, बोला कोइंसिडेंस होगा, अगेन ट्राई किया तो नथिंग हुआ। जिल अपसेट थी, उसने मन ट्रेन किया था रिलोडिंग सीखने के लिए। टैलेंट देखकर भी अगेंस्ट थी, फादर हंटर बने, डेंजरस है बहुत। जून ने रीअश्योर किया, मैं हंटर नहीं बनने वाला, चल घर चलते हैं, लेट हो गया और बोरिंग भी हो रहा है। अगला वर्किंग डे शुरू हुआ। एक्सकर्सन से पहले लास्ट प्रिपरेशन डे था, सब डेटा चेक हो चुका, फॉल्ट सिलेक्ट किया गया, ऑफिस में काल्म एटमोस्फियर था। नेट जून के पास से गुजरा तो नोटिस किया कॉलीग डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज कर रहा है, हंटर एकेडमी से स्ट्रेंथनिंग सर्टिफिकेट 1 यूनिट मना एक्यूमुलेटेड लिखा हुआ। नेट चिल्लाया, जेल जाएगा तू, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉल्सिफाई कर रहा है ओपनली। जून अश्योर किया, जेल नहीं होगा, सिर्फ एक पर्सन को दिखाऊंगा ये। लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स बताई जो इस एक्शन तक ले आई, सब एक्सप्लेन किया। लंच पर डिटेल में एक्सप्लेन किया, डॉटर वरी कर रही है वर्क के लिए, काम करने के लिए, ये सब। नेट बोला, लाइफ कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है तेरी यार। फिर याद आया टुमारो डॉटर एक्सकर्जन पर है, तीनों कंडक्ट करेंगे, हाइड करना पड़ेगा क्या उससे। जून ने हेड शेक किया, अब हाइड करने की रीजन नहीं, जेल जानती है कहाँ काम करता हूँ और रिफ्ट में जाता हूँ। नेट ने राहत की सांस ली, वरी वेन में था। प्लस रिमाइंड किया, नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट है, हंटर एकेडमी फुल चेक होगी, चांस है बी रैंक स्प्लिट मिले हमारे मैनेजमेंट में। होप सब स्मूथली जाए और गुड ग्रेड आए। बॉस ने बहुत एफर्ट डाला है इस चेक के लिए, गुड ग्रेड तो प्रमोशन, नहीं तो राइट से हाइड करना पड़ेगा कुछ समय। फिर एक्सकर्सन का डे आ गया, न्यू स्टूडेंट्स के साथ प्रिपेयर्ड फॉल्ट पर पहुंचे। एकेडमी कोच ने सबको गदर किया, मोमेंट ऑफ अटेंशन मांगा। कॉलीग्स फ्रॉम फॉल्ट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किए जो अकंपनी करेंगे आज। ग्रेग ने हैंड्स वेव ग्रीटिंग में स्वीटेस्ट स्माइल लगाया पॉसिबल। स्टूडेंट्स को बोला, एफ रैंक रिफ्ट में है, मोस्टली गॉब्लिन्स मिलेंगे, नो रियल थ्रेट, लेकिन रिफ्ट में एनीथिंग पॉसिबल, सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। एंडलेस सेफ्टी लेक्चर खत्म करके पूछा, क्वेश्चंस कोई। डिसैटिस्फाइड फ्रेशमैन देखे, साइलेंस सुनी, सजेस्ट किया रिफ्ट एक्सप्लोर करो अब। स्टूडेंट्स रिफ्ट में जैसे मॉर्निंग जॉग पर निकल पड़े एक्साइटेडली। फाइनली गॉब्लिन्स मिले जो शायद एक्सकर्जन रिग्रेट कर रहे थे। यंग हंटर्स की आईज में फ्यूरी, किक, पुश, ट्रैम्पल, अनफॉर्चुनेट मॉन्स्टर्स बेरहमी से। ग्रेग बोला, काउंटलेस टाइम्स देखा, लेकिन हर बार यंग हंटर्स स्केयर करते हैं मुझे। ऑब्जर्व करते हुए नेट से पूछा, चांस है कोई ग्रेजुएट कॉन्ट्रैक्ट पर आए हमारे साथ। नेट ने अपसेट नहीं किया, होप कंटिन्यू रखो बॉस। ओलिविया जून के पास खड़ी थी, पूछा ज्वाइन करना चाहती है हंटिंग में। बोली, वीकेस्ट गॉब्लिन्स हंट यूजलेस लगता है मेरे लिए। फिर पूछा, स्टूडेंट्स की सेफ्टी रिस्पॉन्सिबल है तू। जून बोला, असिस्टेंट हूँ बस। ओलिविया टेस्ट डिस्प्लीज्ड, बोली, लाइफ में कुछ कर सकता है क्या तू। जून बोला, कमेंट्स खुद रख। ग्रेग का फेस शोल्डर पर स्टेक आउट हो गया, बोला, फर्स्ट ट्रेनिंग से फियर मत कर, कुछ रॉन्ग हुआ तो बैक है हम। ओलिविया आईज रोल किए, सोचा हूँ प्रोटेक्ट होम, स्टैमिना नहीं गॉब्लिन से भागने का भी। ग्रेग ने हुलिगन बोला, ट्रेनिंग में जा इमीडिएटली, एडल्ट्स वर्क मत डिस्टर्ब। नेट सूप डाउन, विस्पर किया, ये जोनाथन सोर्ड एम्परर की सिस्टर है। उसी सेकंड ग्रेग दौड़ा गर्ल को कैचअप करने, फ्रूटी ऑफर किया पोलाइटली। नेट जून के पास लौटा और हंसा,
बॉस का टफ डे आज। फिर लीन करके पूछा, कौन सी गर्ल तेरी डॉटर? एक स्टूडेंट की तरफ पॉइंट किया, बोला वेरी स्वीट, पॉपुलर होगी पीयर्स में। जिल ने फादर और कॉलीग को देखा, वेव किया खुशी से। स्कूल कोच बोला 1 आवर इंडिपेंडेंट हंटिंग, एंड पर वापस यहाँ आना। नेट सजेस्ट किया, डॉटर के पास जा। फाइनली जून सीट से जंप करके दौड़ा। कॉलीग ने कभी इतनी फास्ट रन नहीं देखी उसकी। दोनों डिस्टेंट क्लियरिंग में गए। जून वॉच कर रहा था ट्रेन करती हुई, एडवाइस दे रहा। शॉट के बाद बोला, शूटिंग में टैलेंट है तेरा। थैंक यू बोली, लेकिन एडेड अनलाइक मेनी, मैं अलोन ट्रेन करती हूँ ताकि और प्राउड फील करूँ मुझ पर। सडनली विसल सुना, जून वेरी हो गया तुरंत। वेदर शार्पली चेंज हो गया, स्काई डार्क, स्ट्रॉन्ग विंड उठा, थंडर सुनाई देने लगा। डिस्टेंट गॉब्लिन अपीयर, प्रीवियस से डिफरेंट, फॉरहेड पर स्ट्रेंज पर्पल टैटू। बॉस मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, लेकिन इस रिफ्ट में बॉसेस नहीं होने चाहिए। जून, नेट, ग्रेग ने मल्टीपल टाइम्स चेक किया था। जिल ने टैटू और डार्क स्किन नोट किया, हैंड आगे करके प्रोटेक्ट जैसे जून को। बोली मूव अवे पापा। विदाउट हेजिटेशन गन मना फिल किया, बुलेट गॉब्लिन के फॉरहेड में मार दी। गॉब्लिन कोलैप्स, इजियर किल देन थॉट। जून की तरफ मुड़ी, एवरीथिंग फाइन बोलने, लेकिन बिहाइंड ग्लो शुरू हो गया। जून फ्यूरियसली स्क्रीम, डेफिनेटली नॉट गुड। वर्किंग डिवाइस रिपोर्ट, रिफ्ट गार्डियन डिफीटेड। जिल के बिहाइंड रेड ब्लैक क्रैक स्प्रेड होने लगा। अनदर रिफ्ट ओपन हो गया, डिफिकल्टी रैंडम। जून स्क्रीम करता रहा, रन टुवर्ड्स इट क्विकली। जिल ने फाइनली देखा, बिहाइंड न्यू रिफ्ट से विंड राइज, उसे पुल करने लगा इनसाइड। जून हेल्प के लिए दौड़ा, लेकिन गर्ल कंप्लीटली सक्ड इन हो गई। विदाउट थिंकिंग ग्राउंड पुश ऑफ किया, जंप आफ्टर हर। उसी सेकंड रिफ्ट जो जून और जिल को स्वॉलो किया, डिसअपियर हो गया। इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स वेदर चेंज से स्केर्ड हो गए, समझ नहीं आए क्या हो रहा है। ग्रेग फ्रूटी से ड्रेंच्ड ग्राउंड पर लेटा एरी वेदर चेंज देख रहा था। जून और जिल फ्राइटनिंग रॉकी एरिया में पहुंचे, रेड लाइट से इल्यूमिनेटेड। जिल स्ट्रेंथ लूज करके ग्राउंड पर कोलैप्स हो गई। जून अराउंड देखा, डैम सिमिलर मोरैम्स वर्ल्ड से। कंप्यूटर रिपोर्ट आइजायास केव में है। मेन गोल सर्वाइव 30 मिनट्स। तो अचानक आइसिस खुद उसके सामने प्रकट हो गया, एक विशाल ड्रैगन जिसकी आंखें जल रही थी और दांत इतने बड़े कि बस देखते ही डर लग जाए। जिल पूरी तरह कांपने लगी। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द बार बार फ्लैश हो रहा था, मौत मौत मौत। जून उसके पास आया और नीचे झुककर देखा। वो पूरी तरह शॉक में थी, जैसे शरीर और दिमाग दोनों फ्रीज हो गए हों। उसने भारी सांस ली, सोच रहा होगा कि दुनिया की सबसे अजीब चीजें मेरे साथ तब होती हैं जब एबिलिटीज हाइड करनी पड़ती हैं। हीरो ने जमीन से अपनी बेटी का माना पिस्टल उठाया। जिल ने कांपते हुए पूछा, पापा क्या करने वाले हो? उसने कामली बोला, यहीं रह, मैं जल्दी इस ड्रैगन को फिनिश करके आता हूँ। और सीधे उसकी तरफ बढ़ गया। जिल उठने की कोशिश की उसे रोकने के लिए, लेकिन ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। शरीर हिल भी नहीं रहा था। ड्रैगन थोड़ी देर देखता रहा कि ये लड़का क्या कर रहा है, फिर अटैक करने को तैयार हो गया। अचानक ड्रैगन गरजा, डिसअपियर हो जाओ, और मुंह से फायरी फ्लेम्स की तेज लहर छोड़ दी। झिल चिल्लाई, पापा वापस आओ, एक ऐसा वॉली किसी भी हंटर को मार देगा। लेकिन जून रुकने वाला नहीं था। वो पूरी तरह श्योर था कि ड्रैगन उन्हें हार्म नहीं कर सकता। हाथ आगे बढ़ाया और फ्लेम्स दोनों तरफ फैलने लगे, जैसे कोई इनविजिबल बैरियर हो। जिल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये पॉसिबल नहीं है, बस इम्पॉसिबल। दिमाग में आया, शायद ड्रैगन ने स्पेयर किया हमें जानबूझकर। लेकिन ड्रैगन का शॉक्ड चेहरा देखकर पता चला नहीं, तो फिर ये सब पापा ने किया? वही पापा जो 2 दिन पहले माना पिस्टल इस्तेमाल करना भी नहीं जानता था। जून ने उस मोमेंट बोला, आज तूने शूट किया तो कुछ नहीं हुआ, अब मैं शूट करता हूँ तो भी नथिंग बैड होगा। ड्रैगन क्वेश्चनिंगली देख रहा था उस लड़के को जो उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से बच गया। गन जून के माना से फिल होने लगा, ब्लू ग्लो चमकने लगा, चार्ज बढ़ता गया, हवा चारों तरफ कांपने लगी। ड्रैगन चिल्लाया, स्टॉप कर, टाइम अप है, तुम जीत गए। जून बोला, जल्दी बोल अपनी स्पीच, माना पिस्टल तोड़ना नहीं चाहता। पावर होल्ड करते हुए ड्रैगन ने बेग किया, बस एक क्वेश्चन पूछने दे। जून अग्री कर लिया। फिर ह्यूज विंग्ड मॉन्स्टर ने सबसे इडियोटिक क्वेश्चन पूछा, कोई ऑप्शन है मुझे किल ना करने का? जून ने पूछा, क्यों पूछ रहा है? ड्रैगन बोला, अब मेरी लाइफ तेरे हाथ में है। जून पावर होल्ड नहीं कर पाया, पिस्टल से ह्यूज बर्स्ट फायर किया, थोड़ा लेफ्ट की तरफ करके, ताकि किल ना हो। क्रीचर फियर से स्क्वील करने लगा, जैसे 5 साल का बच्चा रो रहा हो। चार्ज उसके सिर से कपल मीटर दूर से गुजरा और आगे चला गया। पीछे पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। अगर डायरेक्ट हिट होता तो सर्वाइव नहीं करता वो। ड्रैगन मुड़ा और पूछा, ये हेलिश पावर क्या है तुझमें? कभी किसी को नहीं मिला ऐसा। जून अंडर ब्राउज देखकर बोला, जानना चाहता है कैसे सर्वाइव किया? अफर्मेटिव जवाब मिला तो ग्राउंड पुश ऑफ किया और बोला, तो फिर कई ब्लोज से शुरू करते हैं। जून उड़ता हुआ उसके ऊपर, फिस्ट क्लेंच करके हेड पर एम। ये लड़का क्या कर रहा है? सच में फिस्ट से ड्रैगन पर अटैक, फिर ब्लो पड़ा जैसे 10 गुना बड़ा कोई मारा हो। ड्रैगन फियर से कांपा, हेड पकड़ लिया, बहुत दर्द हो रहा था। जून बोला, ओबीडियंस ट्रेनिंग से शुरू करते हैं। मॉन्स्टर के फॉरहेड पर ह्यूज लंप निकल आया। बोला, सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, मेरा पेट बन जाना। जून ने पेट की ट्रेनिंग शुरू की और जिल ड्रैगन इसास की लेजेंड याद कर रही थी। कंटलेस हंटर्स गए थे डिफीट करने, एस रैंक हंटर्स भी शामिल थे, लेकिन कोई डिफीट नहीं कर पाया। वो श्योर थी, ये सुना था, लेकिन जो देख रही थी वो हेड में फिट नहीं हो रहा। अभी फॉर्मिडेबल ड्रैगन की बैक पर हंटर खड़ा था, श्योर पुशअप्स करवा रहा था। जून ने बैक पर कपल टाइम्स स्टंप किया, बोला, 6 और अप्रोचेस चाहता है या प्रॉपर्ली करेगा? आर्मी चांस चिल्लाते हुए जिल देख रही थी और सोच रही थी, ये कौन है मेरे पापा? जून ने पूछा, सच में स्ट्रॉन्गेस्ट है क्या तू? ओगर जनरल से स्ट्रॉन्गर? ड्रैगन ने हेड शेक किया, हाँ मैं। बोला, वेरी यूजफुल हूँ। दिमाग में सोचा, जिल के साथ गार्ड के लिए छोड़ सकता हूँ सेफली, लेकिन थोड़ा स्टूपिड है ये। जिल ने
ट्रेनिंग इंटरप्ट की, पूछा पापा वापस जाना चाहिए क्या? एक लीप में ह्यूज क्रीचर से उतरा और अग्री किया, लेकिन पहले डिस्कस करना है कुछ। जून बोलना शुरू किया कि जो हुआ यहाँ, तभी जिल ने फिनिश किया, सब सीक्रेट है। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। जिल ने प्रॉमिस किया किसी को नहीं बताऊंगी। बोली रीजंस होंगे हाइड करने के, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, हम फैमिली हैं। जून ने नॉट किया, फिर बीस्ट की तरफ मुड़ा, पूछा स्ट्रेट ऐसे ही जाएगा क्या? बोला फिजिकल फॉर्म चेंज कर सकता है क्या? बहुत अटेंशन अट्रैक्ट करता है। फिर फिंगर थ्रेटन करके बोला आउटसाइड थॉटलेसली बिहेव किया तो कॉन्सिक्वेंसेस पसंद नहीं आएंगे। ड्रैगन समझ गया, बोला इमीडिएटली री इनकारनेट करता हूँ। ड्रैगन होलोग्राम जैसे लाइट अप हुआ और श्रिंक होने लगा, नीज लेवल तक श्रिंक हुआ। अब सामने प्रिटी ऑरेंज ड्रैगन खड़ा था, इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल आईज वाले। जिल इमीडिएटली स्क्रीम कर उठी, लाइफ में इतना क्यूट कभी नहीं देखा। नाम योजी रखते हैं। योजी क्लियरली अनहैप्पी था, कपल आवर्स पहले टेरिबल ओपोनेंट था, अब पेट ड्रैगन। जोन ने देखा, पूछा कुछ डिसलाइक है क्या? ड्रैगन ने सॉरी बोला, एवरीथिंग फाइन है। हीरो ने डॉटर को इनवाइट किया, पेट कर, बोला सॉफ्टवेयर है जितना लगता है। योजी ओबीडियंटली बैक पर लेट गया, स्टमक आउट करके जिल स्क्रैच कर सके। फॉल्ट के अंदर वेदर रिकवर होने लगा, स्काई क्लाउड से क्लियर हुआ, सन शाइन करने लगा। ग्रेग और नेट ने भी चेंज नोटिस किया, ग्लैड हुए स्टूडेंट्स सेफ हैं। बॉस सोचने लगा इतने टाइम में कभी जून नहीं दिखा, और सडनली जून नोवेयर से अपीयर हो गया। एब्सेंस के लिए सॉरी बोला। ग्रेग डिसप्लीज्ड, बोला रिटर्न टाइम है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। सबऑर्डिनेट कंपेनियंस देखे, फिंगर से जिल की तरफ पॉइंट किया, पूछा इस स्टूडेंट को जानता है? जून इमीडिएटली बोला मेरी डॉटर है। ग्रेग का फेस सरप्राइज्ड ग्रिमेस में डिस्टॉर्ट हो गया। जून बोला सर्कमस्टेंसेस हैं, डीपर नहीं जा सकता अभी, सॉरी। बॉस ने शोल्डर्स पकड़े, लाइटली शेक किया, बोला परफेक्टली अंडरस्टैंड करता हूँ, यंग एज में सब मिस्टेक्स करते हैं। जिल ग्रेग के पास आई, बाव किया और इंट्रोड्यूस किया। बॉस जून को देखता रहा, फिर डॉटर को। जून ने फिर बोला मोर डिटेल्स नहीं दे सकता। नेट जिल के पास आया, इंट्रोड्यूस किया। जिल ग्लैड हुई मिलकर, पापा ने बहुत बातें की हैं तेरे बारे में। ग्रेग प्लेजेंट्री सुन रहा था, तभी कुछ अटेंशन कैच किया, तो वो छोटा नारंगी क्रीचर देखकर ग्रेग ने तुरंत पूछा भाई ये इतना इंटरेस्टिंग पपी कहाँ से मिला यार? बॉस अभी भी कंफ्यूज था, फर को ऐसे डाई कैसे किया और ब्रीड पर डिसाइड नहीं कर पा रहा था। जून ने योजी को फटकारते हुए बोला चुप रह, कुछ मत बोल। ग्रेग ने मजल स्ट्रेच करते हुए कहा चलो इसे वेट के पास ले चलते हैं, चेक करवाते हैं। चीफ ने उसे गोद में उठा लिया। योजी बा करने लगा, बॉस चिल्लाया ये काटने की कोशिश कर रहा है। जून बोला अब ये एनिमल मेरी हेल्प करेगा, मैंने ट्रेनर टैलेंट डिस्कवर कर लिया है। कॉलीग्स कम्पीट करने लगे पूछने में, भाई कैसे एबिलिटीज डिस्कवर की? अब हंटर बनने का प्लान है क्या? हीरो ने बिना सोचे जवाब दिया नहीं, हंटर करियर का प्लान नहीं है, लेकिन फॉल्ट्स एक्सप्लोर करने में यूजफुल होगा स्किल। बॉस ने राहत की सांस ली, वैल्यूएबल एम्प्लॉय खोना नहीं चाहता था और ऑरेंज क्रीचर को हक कर लिया। फिर बोला अब टाइम नहीं है डिटेल्स में जाने का। योजी को छोड़ा और आफ्टर वर्क ड्रिंक सजेस्ट किया। ग्रेग जिल के पास गया, इनवाइट किया ज्वाइन करने को, हंटर करियर पर एडवाइस दे सकता हूँ। जिल ने रिफ्यूज किया, लेकिन बॉस ने बोला मीट ऑर्डर करूंगा सबके लिए। वो रेजिस्ट नहीं कर पाई। स्वीट कॉन्वर्सेशन बीच में इंटरप्ट हुई एक वुमन के एक्सक्लेमेशन से। ओलिविया थी, ईगरली पूछ रही थी ये एनिमल क्या है उनके साथ। योजी ने ऊपर देखा और इनक्रेडिबली क्यूट फेस बनाया। गर्ल ने ड्रैगन को गोद में उठाया और एयर में स्पिन किया। जिल बोली बिना रीजन लिफ्ट मत करो। जून ओलिविया के पास आया, बोला ये मेरा पेट है, न्यू एबिलिटीज डिस्कवर की। ओलिविया इंस्टेंटली स्क्रीम कर उठी, ट्रेनर क्लास सबसे रेयर क्लास है एग्जिस्टेंस में। फिर पूछा पॉसिबल कैसे? प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिजल्ट्स अभी नहीं आए, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था हंटर बनने का प्लान है क्या? जून बोला लाइफ के अदर प्लान्स है। ओलिविया वॉइस रेस करने लगी, समझ नहीं आ रहा रिफ्यूज क्यों कर रहा है, ट्रेनर को कोई गिल्ड रिजेक्ट नहीं करेगी। जून बोला एबिलिटीज फॉल्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए यूज करूंगा। एकेडमी रिप्रेजेंटेटिव ने कॉन्वर्सेशन सुनी, वो भी परप्लेक्स था। ट्रेनर्स गिल्ड्स में सिर्फ प्रेजेंस के लिए पेड होते हैं। ग्रेग ने परसुएजन में इंटरवीन किया, हंटर से अलग किया और फाइनली बोला लीव करते हैं। हर किसी का अपना पाथ है लाइफ में, सिर्फ वो जानता है क्या चाहता है। जून ने नोटिस किया जेस्चर क्लियरली ट्रांसफर सोचने से रोकने के लिए था, इसलिए अगेन बोला कहीं नहीं जाऊंगा। ग्रेग बीम कर उठा, आंखों में टीयर्स आ गए, सिंसियर स्माइल चेहरे पर। हग किया जून को, फेस बैक में बरी किया, बोला इनक्रेडिबली लव करता हूँ तुझे। एस्केप अटेम्प्ट्स वेन रहे, गर्ल्स हंसते हुए देख रही थी, स्ट्रेंजली क्लियरिंग में मूव कर रहे थे। योजी ने आईज क्लोज कर लिए, ओनर के साथ जो हो रहा था देखना नहीं चाहता था। नेट बोला डे कॉल करो, फाइनली डिनर पे चलते हैं। हार्ड डे था सबका। अगली मॉर्निंग डिपार्टमेंट में हीट और डिसकंटेंट फुल था। ग्रेग और नेट साइलेंटली सुन रहे थे केट और जून की डिस्कशन। गर्ल लास्ट नाइट डिनर में इनवाइट नहीं की गई। जून टायर्ड साई से रिपीट कर रहा था टेरिबली सॉरी हूँ। केट हेड टेबल पर रखकर कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रही थी इनक्रेडिबली क्रूल है तुम सब। केट समझ नहीं आ रहा कैसे गो ऑन कर गए बिना कॉल किए। एक कॉल ही तो करना था, लॉन्ग टाइम से ऑफिस नहीं आई, किसी को नहीं देखा, इतना वेट किया मीट करने का। वॉइस लाउडर होती जा रही थी हर फ्रेज के साथ। चिल्लाई कि मैं भी टीम का पार्ट हूँ। प्लस सुना है बारबेक्यू पोक डिनर था, इंपॉर्टेंट मोमेंट लगता है उसके लिए। बारबेक्यू ड्रिंकिंग उसे सब लाइक है, लेकिन वो ऑफिस में वेट करती रही और क्लीन करती रही। जुन ने रोका, नहीं ऐसा नहीं था, बारबेक्यू बीफ डिनर था, फेटल मिस्टेक कर दिया। पोर्क केट के लिए इंपॉर्टेंट था, बीफ एक्सपेंसिव होने से मीटिंग इंपॉर्टेंट लगी। केट चेयर में फ्रीज हो गई, वर्ड नहीं निकल रहा था। ग्रेग और नेट जून को सराउंड करके मेक अमेंड्स करने लगे। बोला पोर्क अकाउंट्स पर फेट था, बीफ जैसा
था टेस्ट? ग्रेग की तरफ मुड़ा, बोला डेफिनेटली बीफ था। शेफ बिल देखकर क्राई कर रहा था। ग्रेग विंक करने लगा, अग्री करना इंपॉर्टेंट है राइट होने से ज्यादा। केट ने हेड नीचे किया, क्वाइटली बोली, लायर्स हो सब, इनवाइट नहीं किया और मीट पर लाई भी। बॉस काम करने लगा, आज कंपनी में अनदर डिनर अरेंज करूंगा, बारबेक्यू ऑर्डर करूंगा। लेकिन केट एग्जिट की तरफ जा रही थी, बोली बारबेक्यू खुद खाऊंगी। नेट ने कैंडी ग्रैब की और दौड़ा अपोलोजाइज करते हुए। केट स्वीट्स की ह्यूज फैन थी, कैंडी चू करते हुए बोली, फ्यूचर में फॉरगेट मत करना, फॉल्ट डिपार्टमेंट की एम्प्लॉई हूँ। नेट प्लीज लग रहा था स्टंट पुल ऑफ करने से, लेकिन सब अग्री किया। नेक्स्ट वीक इंस्पेक्शन में केयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग हो मैकेनिज्म में। लेकिन चेक फेलियर के वर्ज पर लग रही थी। ग्रेग फोन पर किसी पर चिल्ला रहा था, कैंसिल नहीं कर सकते, रिपीट स्टॉप करो, रिक्वायरमेंट्स हैं, रैंक बी हंटर ही बी रैंक रिफ्ट हैंडल कर सकता है। होल डिपार्टमेंट ईयर से प्रिपेयर कर रहा था रिफ्ट कंट्रोल लेने के लिए, वीक पहले कैंसिल। फोन हैंग अप हो गया अदर एंड से। फोन हिट किया, बास्टर्ड्स बोला, फिर बोला सब वर्क पर रिटर्न करो, मैं सून वापस आता हूँ, और ऑफिस से निकल गया। जून ने क्लैरिफाई किया, प्रोजेक्ट के लिए हेल्प नहीं मांगी थी उन्होंने। नेट बोला, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। कॉलिग डिसैटिस्फाइड एक्सेल लेकर बोला, ऐसे शो करते हैं हु इज इन चार्ज। घर में भी कॉन्फ्लिक्ट लग रहा था। यूजी डिसैटिस्फाइड था, जिल सब डिसाइड कर रही है। जिल काम करने लगी, बोली, वॉक नहीं जा सकते अभी, क्लीनिंग बिजी हूँ, आउटसाइड क्या हो सकता है पता नहीं। यूजी बोला, ड्रैगन है तो फियर क्यों, लेकिन गर्ल वरीड थी, उसे रोक नहीं पाएगी। ड्रैगन ऑफेंडेड हो गया, सोच रही है बाहर जाते ही ट्रबल में पड़ जाऊंगा। जिल बोली, पापा घर आई तो सब वॉक पर चले। यूजी फ्लोर पर गिरा, स्मॉल चाइल्ड जैसे स्क्वील एंड फीट स्टॉम्प। हिस्टीरिया थकने पर ओनर रिटर्न होम सुना। जिल को ग्रीट किया, यूजी के पास गया, हेड से उठाया, रिमाइंड किया, डॉटर क्यूट थिंग्स लाइक करती है, लाउड थिंग्स नहीं। ऑर्डर किया, वॉल के सामने खड़े हो, हैंड्स अप। टेबल पर बैठे, जिल ने क्लैरिफाई किया, यूजी के साथ क्या करूं? जून बोला, फूड बैग खरीदा है, लेकिन पनिश्ड स्टैंड करेगा अभी। जून ने जिल को वंडरफुल डिनर के लिए थैंक यू बोला। ड्रैगन सिर्फ स्मेल से कंटेंट, बोला, फूड हर बार बेटर टेस्ट करती है, डिशेस वॉश कर लूंगा। गर्ल जंप करके बोली, सब स्टे इन प्लेसेस, मैं खुद वॉश करूंगी। ग्रेटिट्यूड अटैक लग रहा था, एक्सेप्ट करना पड़ा। टेंशन के साथ अग्री किया। किचन में गया, बोला, पहले जैसा बिहेव कर, नथिंग चेंज। कैसे अग्री करे, नथिंग चेंज, ऑपोजिट देखा है। हेड में पिक्चर आया, फादर बेयर हैंड से फायर स्प्रेड कर रहा है, बिहेव पहले जैसा नहीं कर सकती। फिर याद आया, प्रॉमिस किया हंटर बनकर प्रोटेक्ट करूंगी, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की ताकि कुछ कर सके। थॉट स्क्रीम कर रही थी, स्टूपिड थिंग्स बोल रही हूँ। जून साइड से वॉच कर रहा था, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सडनली कोई बोला, हाउ कुड यू डू दिस टू हर? जून स्केर्ड हो गया, फिर रियलाइज टीवी योजी ने ऑन किया, सीरीज देख रहा था। मेन कैरेक्टर को जून बोला, सोफा पर बैठा, रिमाइंड किया वॉल देखने को कहा था, टीवी नहीं। ड्रैगन लोबो में गिरा, सॉरी बोला, बिहेव वेल करूंगा। हीरो बोला, थिएटर मत खेल, गेट अप इमीडिएटली। जिल रूम में आई, बोला, योजी लंच से कुछ नहीं खाया। जून बोला, डोर के सामने फूड बैग है। जिल ने पैकेज लिया, एग्जामिन किया, डॉग बोल निकाली। ड्रैगन इन्फ्यूरिएटेड। जून पूछा, प्रॉब्लम क्या? कॉमन टेबल पर ईट सोचा क्या? ड्रैगन हेजिटेट, लेकिन ह्यूमन राइट्स हैं, ड्रैगन राइट्स। जून कन्विंस्ड अदरवाइज। डॉग फूड बैग लिया, बोल फुल भरी, ईट जो दिया जा रहा है। रूम में गया, जिल से कहा, रेफ्रिजरेटर के पास मत जाने देना शावर के टाइम। ड्रैगन बोल देख अपसेट, ग्रेट एंड टेरेबल डॉग फूड से कंटेंट, लेकिन कुछ नहीं। पेबल लिया, माउथ के पास, स्लो लाया, स्निफ नहीं करने की कोशिश। जिल बोल ग्रैब की, ईट मत कर। यूजी आईज में टीयर्स आ गए। गर्ल लास्ट होप डिनर की ले रही थी, क्वाइट रहने को कहा, बेक्ड रिब्स की प्लेट लाई, क्विकली ईट कर ले पापा शावर से निकलने से पहले। रैपिड ईटिंग से चोक, कॉफ करने लगा। जिल वाटर ग्लास थी, सिप लिया, फ्रीज हो गया ग्लास देखकर। डिवोटेड आईज से देखा, रेस्ट ऑफ लाइफ प्रोटेक्ट करूंगा। जुंडे एंड पर रिजॉइस कर रहा था, वाटर ड्रॉप्स बॉडी पर स्लो फ्लो कर रहे थे। अगली डे ऑफिस एक्साइटमेंट से भरा था, जॉयफुल ओकेजन। सबनेट को सराउंड, अनाउंस किया, बी रैंक हंटर मिला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को। स्कूल से जानता था, स्ट्रॉन्ग और पर्पसफुल था। वर्क ट्रबल्स शेयर करने पर बोला, हंटर से इनफ मनी कमा लिया, ओल्ड कॉमरेड हेल्प करूंगा। कॉलीग्स कंग्रेचुलेट, बॉस फाइनली रिलीफ लेगा। उसी सेकंड जॉयफुल ग्रेग ऑफिस में फ्लाई करके आया। नेट लव करता हूँ चिल्लाया, हक किया, बोला सब इरेलीवेंट अब। नेट बोला, टुडे एक्सपेंसिव एस्टेब्लिशमेंट में मीट, बॉस चाहे तो। जून सामने आया, बोला मैं साथ जाऊंगा। क्लैरिफाई किया, क्यूरेटर के साथ जाना करेक्ट है, बॉस यहाँ रहे। ग्रेग अपसेट, लेकिन अग्री। कॉलीग्स एलिवेटर में हायर हायर जा रहे थे। जून बिलीव नहीं कर पा रहा अर्ली बार जा रहे हैं। नेट पॉजिटिव सोचने को कहा, ऑर्डिनरी पीपल जैसे हम कब ऐसे एक्सपेंसिव प्लेस आएंगे? फैंसी कुछ नहीं, फ्रेंड काइंडनेस से ड्रिंक बाय करेगा। जून सोचा, अनलाइकली काइंडनेस से स्ट्रेंज लग रहा है। एलिवेटर स्टॉप, ब्यूटीफुल रिसेप्शनिस्ट मिली। नेट पूछा, एडम आ गया? अपॉइंटमेंट था। गर्ल स्माइल करके बोली, वेटिंग है, फॉलो मी। लॉन्ग कॉरिडोर होटल जैसा, क्लोज डोर से स्ट्रेंज साउंड्स। एडमिनिस्ट्रेटर डोर ओपन की, प्लेजेंट इवनिंग विश किया। नेट फर्स्ट एंटर, ओल्ड फ्रेंड देख, ग्लैड। ऑपोजिट तीन ह्यूज मैन ड्रिंक्स टेबल पर। वर्स्ट लुक वाला बोला, लॉन्ग टाइम नो सी। नेट हेजिटेट, बिजनेस मीटिंग नहीं लग रहा, ब्रॉथल जैसा, गर्ल्स आने वाली होंगी। जून साइलेंटली सिचुएशन स्टडी कर रहा था, नथिंग गुड एक्सपेक्ट नहीं। कॉलिग लेट सॉरी बोला, टैक्सी लेना चाहिए था, जोक किया। जॉन इंट्रोड्यूस किया, ईयर से टुगेदर वर्क। एडम सीट पैट किया, सिट नेक्स्ट। गाइस मूव करो, सिविल सर्वेंट्स आ गए। नेट थैंक यू। जून फोन पर क्विक टाइप। एडम ब्राइट ऑरेंज लिक्विड शॉट पोर किया, ड्रिंक ऑफर। जून की तरफ अटेंशन, तू भी ड्रिंक। जून अग्री। कॉन्वर्सेशन मेमोरीज से फिल, एडम स्कूल से टाइम याद करने की कोशिश। जून ने शॉर्ट ग्लास एक ही
ही घूंट में खाली कर दिया। नेट बोलता चला गया कि उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट चल रही है, ग्रेट जॉब, ग्रेट कोवर्कर्स, और सबसे बड़ी बात ये कि एडम एक बी रैंक हंटर है, इसलिए ऐसे महंगे एस्टेब्लिशमेंट्स में बिना टेंशन के आ सकता है। एडम ने कैजुअली जवाब दिया कि जगह इतनी भी महंगी नहीं है, लेकिन वो समझ सकता है कि नेट पेचेक टू पेचेक जीता है। फिर तंज कसते हुए बोला कि मेट्रो से आया है टैक्सी बचाने के लिए, ऐसे इंसान से बात करने का क्या फायदा। आखिर एडम ने अपने साथियों को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि सब बी रैंक हंटर्स हैं। उनमें से एक ने कहा कि परफॉर्मेंस भूल जाओ, शायद ये उनकी आखिरी मीटिंग हो। एडम हंसी रोकते हुए बोला कि रूड मत बनो, ये गवर्नमेंट अफेयर्स के लोग हैं। जून चुपचाप सबको ऑब्जर्व कर रहा था। माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था और वो उस इंटेंसिटी को मैच करने वाला था। एक आदमी नाखुशी से जून को घूरते हुए बियर की चुस्की ले रहा था। नेट काम की बात पर आया और एडम से मेयर्स ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा। बोला कि बॉस बहुत एक्साइटेड है और मीटिंग के लिए शायद इंट्रोडक्शन करवा दे। ये सुनते ही हंटर्स हंसी नहीं रोक पाए और चेहरे ढकने लगे। जून समझ गया कि ये इनवाइट काम के लिए नहीं बल्कि मजाक उड़ाने के लिए था। लेकिन तभी सबको सरप्राइज करते हुए एडम बोला कि वो कल से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा और काम ज्वाइन कर सकते हैं, बस एक कंडीशन है। एडम ने सिगरेट ली, कश मारा और फिर उसे ग्लास में फेंक दिया। नेट से बोला कि अगर ये ड्रिंक पी ले तो वो एग्री कर जाएगा। उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और सिविल सर्वेंट्स के साथ पोलाइट रहने की नकल करने लगे। किसी ने याद दिलाया कि नेट उसका हाई स्कूल फ्रेंड है, आसान रख वरना रोने लगेगा। नेट गुस्से और बेइज्जती से कांप रहा था। उसने कोट पीछे किया। तभी दरवाजे पर किसी ने पूछा कि अंदर आ सकता हूँ क्या। एडम ने ग्लास उठाते हुए कहा कि देरी क्यों कर रहा है, साइनिंग तो बाद में भी हो जाएगी। उसी पल जून खड़ा हो गया और अपने कॉलीग से बोला कि चलो इस डिस्गस्टिंग जगह से निकलते हैं। वैसे भी दूसरी मीटिंग प्लान थी। सबको एक बार देखा और कहा कि इन स्कम के साथ टाइम वेस्ट मत करो। एडम ने गुस्से में कहा कि दोबारा बोल, इतना ब्रेव बन रहा है। जून ने उसे इग्नोर किया और नेट से कहा कि एमिली फ्रॉम इकरस गिल्ड पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री कर चुकी है। बताया कि वो रास्ते में है और इसी एरिया में है। एडम हंसने लगा और बोला कि एस रैंक हंटर तुम्हारे साथ साइन करेगी। जून ने कंफर्म किया तो एक हंटर चिल्लाया कि वो झूठ बोल रहा है। नेट के माथे पर ठंडी पसीना आ गया और तभी दरवाजा खुला। एमिली दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए बोली कि इंतजार नहीं कर पाई। फिर जोड़ा कि इन लोगों की वजह से पोस्टपोन करना अजीब लगा। अब कोई नहीं हंस रहा था, सभी चुप थे क्योंकि असली एमिली सामने थी। जून ने नेट को एनकरेज किया और एमिली से पूछा कि उसने कैसे मनाया। एमिली ने कहा कि पास में एक प्यारा सा कैफे है, वहीं चलते हैं। उसने उन डिस्कस्टिंग लोगों की तरफ देखा और साफ था कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। नेट बिजली की स्पीड से बाहर निकला, माफी मांगता हुआ। जून ने कहा अमेरिकानो ऑर्डर कर लेना, वो थोड़ी देर में आएगा। नेट जाना नहीं चाहता था लेकिन एमिली जिद करके उसे बाहर ले गई। दरवाजा बंद हुआ और जून ने भारी सांस ली। बिना मुड़े एडम को कहा कि ग्लास पी ले। पल भर बाद साफ हो गया कि पीछे नहीं मुड़ना चाहिए था। आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। जून ने एडम को धमकी दी कि अगर ड्रिंक पी ली तो जिंदा रहने देगा। एडम सामने आया और पूछा कि नहीं पी तो क्या करेगा, एक पपी क्या कर सकता है। जून ने जवाब नहीं दिया, बस हाथ हिलाया। अगले ही पल एडम दीवार से जा टकराया और उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। चीखते हुए बोला कि उंगलियां भी नहीं हिला सकता। जून पास आया, गर्दन पकड़कर कान में फुसफुसाया कि कॉकटेल पी ले। एडम ने मना किया तो जून के हाथों में लाल बिजली चमकने लगी। जैसे ही बिजली गर्दन तक पहुंची, दर्द से चीख निकल गई। एक और हंटर ने अटैक करने की कोशिश की लेकिन जून ने एक हाथ से उसे भी दीवार में दे मारा। तीसरा हंटर पीछे हट गया। जून ने ठंडी आवाज में कहा कि जो रास्ते में आएगा मारा जाएगा। आखिर एडम पूरी तरह टूट गया। जून ने उसके पेट पर हाथ रखा और माना कोर पर एक और झटका दिया। उसका शरीर खिलौने जैसा ढीला पड़ गया। सारी माना निकल चुकी थी। जून ने आखिरी बार कहा कि अब नया जॉब ढूंढना पड़ेगा, हंटर नहीं रह सकता। तीनों को वॉर्न किया और दरवाजा बंद करके चला गया। उसके लिए बस अमेरिकानो चाहिए था। कैफे में नेट और एमिली अजीब सन्नाटे में बैठे थे। नेट कांप रहा था और सोच रहा था कि ये वही हंट्रेस है जिसका कार्ड जून ने फाड़ा था। एमिली ने उसे शांत किया और कहा कि जून ठीक होगा। नेट डर रहा था लेकिन एमिली ने कहा कि बस थोड़ा इंतजार करो, इंस्टिंक्ट्स धोखा नहीं देते। कुछ देर बाद जून आया, नॉर्मल तरीके से माफी मांगी, सब ठीक लग रहा था। एमिली खुश होकर बोली कि अब वो जून के फेवर में है। बाद में सबने डिनर का प्लान बनाया और जून के घर गए जहाँ जिल ने ढेर सारा खाना बनाया था। रात हंसी मजाक में बीती। अंत में जॉन को एक एड दिखा, बी रैंक फॉल्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर्स चाहिए थे, सी रैंक भी चलेंगे। ज्यादा सोचे बिना उसने कॉल कर दिया। जून ने फोन पर एक मेल वॉइस सुनी जिसने बताया कि सभी न्यू कमर्स एक्सेप्टेड हैं क्योंकि उनके ग्रुप का टैंक ए रैंक है, इसलिए सिचुएशन हैंडल करना आसान रहेगा। उसने ये भी क्लैरिफाई किया कि टीम में 2 हीलर्स हैं, सब कुछ कम्प्लीटली सेफ रहेगा और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जून सोच में पड़ गया। ये अजीब था कि ए और बी रैंक हंटर्स एक सी रैंक अटैकर को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। केट का रैंक बी तक बढ़ाने में मदद करनी थी, इसलिए उसने अग्री कर लिया और मीटिंग प्लेस पूछा। आदमी ने बताया कि मीटिंग फॉल्ट के पास नहीं होगी, सुबह 10 बजे वेट करेंगे। कॉल कटने के बाद जून नर्वसली उंगलियां टेबल पर टैप करने लगा। सब कुछ बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा था, ना कोई इंटरव्यू ना प्रायर मीटिंग, जबकि नॉर्मली नए मेंबर को लेने से पहले प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है। रिफ्ट हंटिंग डेंजरस होती है, पार्टनर्स
की स्ट्रेंथ जानना जरूरी होता है, फिर किसी ने कुछ भी क्यों नहीं पूछा? यही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा जबकि घर के बाकी लोग चैन से सो रहे थे। उसने ऐड दोबारा खोला। सोलोमन गिल्ड के 3 हंटर्स थे। उसने उसे 100 से ज्यादा बार रीरीड किया लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। आखिरकार उसने फोन उठाकर केट को डायल किया। लड़की ने कुछ ही सेकंड्स में कॉल उठा ली। जून ने फ्राइडे लेट कॉल के लिए माफी मांगी और पूछा कि क्या वो 2 मिनट बात कर सकती है। केट ने रियश्योर किया कि सब ठीक है और बात कर सकती है। जून ने पूछा कि क्या वो कल सुबह 9:30 फ्री है मिलने के लिए। ये सुनते ही केट खुशी से झूम उठी और फोन पर ही चिल्ला दी कि हाँ वो आ सकती है, डिजास्टर आ जाए तब भी सही जगह पर पहुंच जाएगी। जून ने थैंक यू कहा, फिर से लेट कॉल के लिए सॉरी बोला और बताया कि वो कल वेट करेगा। कॉल करते ही उसे लगा कि रात भर थॉट्स पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसने जैकेट, ग्लासेस, मास्क और बैग उठाया और डिसाइड किया कि फॉल्ट को एडवांस में चेक कर ले, जस्ट इन केस। केट खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आखिरकार कल डेट फिक्स हो गई थी। जून को लोकेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। फेंस जंप करके जल्दी से अंदर जाना और बाहर निकलना था ताकि नोटिस न हो। आखिरकार उसने न्यू फॉल्ट लोकेशन ढूंढ ली। बिना 1 मिनट सोचे वो अंदर चला गया क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि डेंजर नहीं है। वो एक रॉकी केव में था जिसके अंदर टनल काफी दूर तक जा रहा था। उसने ऐप खोली और फॉल्ट नंबर 6001 रजिस्टर किया। अचानक वो रुक गया। कुछ अजीब दिखा। फ्लोर पर रेड पिंक म्यूकस की व्हाइट ट्रेल थी, बिल्कुल स्नेल जैसी। उसने उंगली पर थोड़ा सा लिया। पॉइजनस था, ओपन वुंड में जाए तो डेंजरस हो सकता था। जून को याद नहीं था कि दुनिया में कोई मुरोके ऐसा म्यूकस सीक्रेट करता हो। तभी पीछे से आवाज आई। कोई कॉन्फिडेंट तरीके से मूव कर रहा था। सामने वही मुरोके था, पर्पल एलियन क्रीचर, एक आंख, मरमेड जैसी टेल। स्क्रीन देखा तो ये रिफ्ट मॉन्स्टर्स लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं था। टेल से वही टॉक्सिक म्यूकस निकल रहा था। मॉन्स्टर टेंस हो गया, अजीब से एक्सपेक्टेशन के साथ भयानक रोर किया। जून की नजर से साफ था, मूव किया तो मरेगा। मॉन्स्टर डर के मारे पीछे हटा और हाथ उठाकर सरेंडर जैसा जेस्चर करने लगा। जून बिना डर के आगे बढ़ा, उसका हेड पकड़ा और केयरफुली एग्जामिन करने लगा, जैसे वेट के पास डॉग हो। उसे माउथ ओपन करने का ऑर्डर दिया। छोटे फैंग्स में पॉइजन था जो म्यूकस से अलग था। इंपॉर्टेंट था कि टॉक्सिक म्यूकस स्किन से हटाया जाए। बी रैंक से नीचे के हंटर्स के लिए ये मुश्किल होता। उसने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और वो ऑर्गन ढूंढा जो म्यूकस सिक्रीट कर रहा था। आखिरकार पॉ में मिल गया। अगर मरफोक के पॉस पहले काट दिए जाए तो फाइट आसान हो जाती है। काम पूरा करके उसने पेशेंट को थैंक यू कहा और किक मारकर दूर फेंक दिया। कहा कि अगर सरवाइव करना है तो केव के फार्देस्ट कॉर्नर में रहना, क्रॉल करके बाहर मत आना। अब बस कार्ड डेटा एंड होने वाली जगह तक पहुंचना था। तभी कंप्यूटर ने रिपोर्ट किया कि वो मुरोके का टारगेट बन चुका है। 50 मीटर रेडियस में आने पर इंडिकेटर्स 30% रिड्यूस हो जाएंगे। उसने केव एक्सप्लोर करना कंटिन्यू किया। मैप 99% कंप्लीट था, बस लास्ट % बचा था। सामने एक ह्यूज मेटल डोर था। प्रोग्राम ने वार्न किया कि डोर ओपन करते ही ह्यूज मॉन्स्टर दिखेगा, लेकिन जून डरा नहीं। अंदर घुसते ही हवा कांप उठी। ये रिफ्ट का बॉस मॉन्स्टर था। करीब 15 मीटर का शार्क अरीना में स्विम कर रहा था। वाटर नहीं था, लेकिन उसका माउथ शाइनी, रेजर शार्प टीथ से भरा था। ये स्पेशल सैक्रिफाइस क्वेस्ट था। रेड लाइन क्रॉस करते ही बॉस शैक्टूस अटैक करता। क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए या तो 5 मिनट सर्वाइव करना था या सर्टेन नंबर ऑफ विक्टिम्स चाहिए थे। कैजुअलिटी काउंट 9 से 10 था। जून को शक हुआ कि कोई हंटर होल्ड आउट नहीं कर सकता, मतलब लोग जानबूझकर सैक्रिफाइस किए गए थे। यही वजह थी कि हंटर्स रैंक्स या स्किल्स नहीं पूछ रहे थे, बस विक्टिम चाहिए था। उसने सोचा कि दुनिया में हर जगह टेरिबल लोग मिलते हैं और रेड लाइन क्रॉस कर ली। उसी सेकंड शैक्टर्स ने हाई स्पीड में अटैक किया, लेकिन पास आते ही जून की टेरिफाइंग पावर फील करके डर गया। पैनिक में शार्क खुद रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश करने लगा। जून उसके चेस्ट पर बैठ गया और क्वेस्ट टाइमर खत्म होने का इंतजार करने लगा। बॉस के बिहेवियर से अम्यूज्ड होकर उसने टैबलेट निकाला, फोटो लिया और रिफ्ट डेटा में ऐड कर दिया। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही चेस्ट खुला। शैक्टूस 1 घंटे के लिए सील हो गया और रेड लाइन हमेशा के लिए गायब हो गई। जून ने चेस्ट से ए रैंक शैक्टू बोन सोर्ड निकाली। परफॉर्मेंस शानदार थी। उसे पूरा यकीन था कि केट को ये पसंद आएगी। सोर्ड को कैजुअली स्विंग करते हुए वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने क्वाइटली डोर खोला ताकि कोई जाग न जाए। योजी बुल के पास खर्राटे ले रहा था। हल्का सा किक मारकर बोला कि कॉर्नर में सो, रास्ते में मत लेट। योजी ने नींद में बड़बड़ाया कि जिल उसे मीट डॉग फूड दे रही है। जून जानता था कि जिल फीड कर रही है, लेकिन अच्छा था कि दोनों दोस्त बन गए थे। अगली सुबह केट 1 घंटे पहले ही पहुंच गई। लेट होने का डर था। उसने व्हाइट ब्लाउज और पेल पिंक सूट पहना था। हेयर और मेकअप परफेक्टली डन था। कैफे की विंडो से खुद को चेक किया। आज की डेट के लिए पूरी तरह रेडी थी। तभी दूर से जून दिखा। वो मुस्कुराया, फिर पास आकर कैजुअली बोला कि फॉल्ट डेटा सॉर्टिंग फिनिश करने जा रहे हैं। केट शॉक में आ गई। वो मानना चाहती थी कि ये वर्क मीटिंग नहीं है। जून ने सोड दी और कहा कि ये उसके लिए बेहतर होगी। केट की आंखें फैल गईं। ए रैंक सोड कहाँ से मिली? जून ने सीक्रेट बताया और कहा कि ये उसे स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगी। फिर बोला कहीं बैठकर रिफ्ट डिटेल्स एक्सप्लेन करेगा। केट डिसअपॉइंटेड हो गई। उसे लगा जैसे दुनिया के रंग ग्रे हो गए हों। उसने धीरे से कहा कि वो फन के लिए आई थी। तभी जून ने नोटिस किया कि उसने एक्सपेंसिव इयररिंग्स और ब्यूटीफुल नेकलेस पहनी थी। बैटल के लिए बिल्कुल इनकन्वीनियंट। उसे खुद पर इडियट फील हुआ कि उसने पहले नहीं बताया कि रिफ्ट जा रहे हैं। केट ने गुस्से में कहा कि सारी गलती उसकी है। बाउंटी हंटर होने के नाते उसे एडवांस में इन्फॉर्म करना चाहिए था। जून ने माफी मांगी और ओवर टाइम पे करने का प्रॉमिस किया। केट
केट ने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, फिक्स डिनर टुगेदर से होगा और डिनर सिर्फ दोनों के लिए होगा। आखिरकार वो पार्क में बैठकर स्नैक्स खाने लगे। जून सैंडविचेस की तारीफ कर रहा था। केट खुश हुई लेकिन रिमाइंडर दिया कि लेट नहीं होना चाहिए। हीरो ने बताया कि उसने उन हंटर्स से पहले ही कांटेक्ट कर लिया था और उनसे कहा था कि वो रिफ्ट पर उनका वेट करेगा। फिर उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि रिफ्ट के अंदर उनका सामना मुरोके से होगा, एक ऐसा मॉन्स्टर जो पॉइजनस स्लाइम छोड़ता है। मुरोके के नुकीले दांतों में पैरालाइजिंग पॉइजन होता है जो हंटर्स को बिल्कुल बेअसर कर सकता है। वो लगातार बोल रहा था, तभी अचानक उसने पूछ लिया, तुम सुन भी रही हो? बेशक वो सुन रही थी, बस उसे उसे खाते हुए देखना अच्छा लग रहा था। हीरो ने आगे कहा कि इस पॉइजन की वजह से पैरालिसिस हो जाता है और हंटर्स काफी देर तक हिल भी नहीं पाएंगे। केट ने सिर हिलाया, टोकरी से एक और सैंडविच निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो ऑलरेडी काफी भर चुका था। उसे याद आया कि उसने ये सैंडविचेस बनाने में कितनी मेहनत की थी, बिना ये जाने कि उसे अपनी छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ेगा। केट ने एक सैंडविच फिर से निकाला, उसे पकड़ा दिया और कहा, जब तक सब खत्म नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नाश्ते के बाद उन्हें एक टैक्सी बुलानी पड़ी और केट के घर जाना पड़ा क्योंकि उसके पास सूट नहीं था। वे करीब 20 मिनट लेट थे, लेकिन जून को पता था कि हंटर्स उनका वेट करेंगे ही। हीरो ने हंटर को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बताया कि कल उसी ने कॉल किया था। उस आदमी ने कार्ड देखे बिना ही उन्हें देखा और पूछा, तुम सब साथ क्यों आए हो? टीम में सिर्फ एक ही हंटर था और उनमें से एक साफ तौर पर हंटर नहीं लग रहा था। जून ने एक्सप्लेन किया कि केट एक हंटर है और वो उसका मैनेजर है, इसलिए उसके साथ आया है। उसने बताया कि उनका डिपार्टमेंट 5 साल पहले बना था और अब वो सी रैंक और उससे नीचे के केसेस हैंडल करते हैं। उस आदमी ने उन्हें याद दिलाया कि वे एक हाई रैंक रिफ्ट में एंटर करने वाले हैं। जून ने कामली कहा कि कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि केट भी रैंक हंटर है और वो खुद भी उनके साथ जाएगा। ये सुनकर बाकी हंटर्स शॉक में आ गए। उन्हें पता था कि नॉर्मली सिडियंस रिफ्ट में एंटर नहीं कर सकते, लेकिन जून ने समझाया कि मैनेजर्स और स्टाफ को स्पेशल परमिशन मिलती है। छोटे बालों वाले आदमी ने सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा। उसने अपने साथी को एक तरफ खींचा और फिर सबको रिफ्ट में एंटर करने का इशारा किया, लेकिन दबे हुए स्वर में उसने कहा, मामले को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, रिफ्ट के अंदर ही उन दोनों को मार देना। जैसे ही वे रिफ्ट में दाखिल हुए, सभी ने चारों ओर देखना शुरू किया और एरिया को एनालाइज करने लगे। केट की कलाई पर बंधा ब्रेसलेट चमक उठा। मैसेज साफ था, ओथ ब्लेसिंग एक्टिवेटेड। क्योंकि उसका मास्टर 500 मीटर के रेंज में था, केट उसकी तरफ मुड़ी और हल्की सी मुस्कुरा दी। हालांकि ये रिफ्ट उनके कंट्रोल में नहीं था, फिर भी उसके हाथ में एक एक्टिव टैबलेट था। जून ने पूछा, सब ठीक है? केट ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। वो उसके थोड़ा पास आया और अजीब सा बिहेव करने लगा, जैसे अनकंफर्टेबल हो। असल में उसे लग रहा था कि जब वो मुरोके के बारे में समझा रहा था तब केट ध्यान नहीं दे रही थी। केट ने उसे रियश्योर किया। उसने पैरालाइजिंग पॉइजन, शार्प टीथ और ये फैक्ट कि पहले उनके क्लॉज काटने होते हैं, सब कुछ ध्यान से सुना था। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। हंटर्स अचानक रुक गए। काफी देर से रिफ्ट के अंदर घूम रहे थे, लेकिन अब तक कोई एनिमी नहीं मिला था। तभी जून ने कहा, 10 मील आगे 5 मरमेड्स हैं। एक हंटर ने उसे शॉक में देखा। उसे कैसे पता चला कि आगे एनिमीज हैं, लेकिन अगले ही पल पीछे से अजीब सी हिसिंग आवाज आई। जून की बात बिल्कुल सही निकली। वहाँ ठीक 5 मरमेड्स थी और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। बाकी लोग अभी सरप्राइज में ही खड़े थे, तभी केट उनके पास से बिजली की तरह आगे निकल गई। उसने देर नहीं की, एक एक करके उसने मॉन्स्टर्स के क्लॉज काट दिए ताकि वो पॉइजन इस्तेमाल न कर सके। एक हंटर ने देखा कि ये लड़की लड़ने के लिए कितनी ईगर थी। इस स्पीड से तो शायद वो बॉस तक पहुंचने से पहले ही सब खत्म कर दे, इसलिए उन्होंने भी फाइट शुरू कर दी ताकि ट्रेजर की उम्मीद बची रहे। ऊपर से जून सब ऑब्जर्व कर रहा था, हंटर्स कैसे लड़ते हैं, उनकी एबिलिटीज क्या हैं, उनके वेपन संभालने के तरीके से साफ था कि टीम में कोई हीलर नहीं था। तभी जून ने बताया, 15 मीटर दूर 7 और मरमेड्स हैं। केट तुरंत आगे बढ़ी। हंटर्स ने उसे रोका क्योंकि 7 मरमेड्स को चेस करना डेंजरस था, लेकिन केट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कॉन्फिडेंटली फाइट के बीच में कूद पड़ी, बार बार क्लॉज काटे और डेडली स्ट्राइक्स मारी। सिर्फ 5 मिनट में वो गिरे हुए एनिमीज से घिरी हुई खड़ी थी। जॉन ने उसकी स्पीड की तारीफ की और कहा कि अब थोड़ा रेस्ट कर ले क्योंकि आसपास कोई एनिमी नहीं था। बाकी हंटर्स उसे शॉक में देख रहे थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लोग हैं कौन, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि ऐसी एबिलिटीज उनकी प्लान में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। उन्हें रिफ्ट में आए हुए अब 2 घंटे हो चुके थे। केट बार बार फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो पहले मॉन्स्टर्स के लिम्स काट कर उन्हें डिसेबल करती, फिर पूरी तरह खत्म कर देती। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा से भी तेज हो। मरमेड्स उसके सामने बिल्कुल बेबस थी। अब लाल बालों वाली ये स्टॉर्म अपने पीछे दर्जनों लाशें छोड़ चुकी थी। केट ने मुरोके के खून से सनी अपनी तलवार नीचे की और थकान से माथा पहुंचा। सोलोमन की टीम उसे मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। उसकी सोर्ड स्किल्स वाकई इंसेन थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसका रैंक सिर्फ सी है, जबकि उनकी पूरी टीम बी रैंक की थी। फिर भी कोई भी इतनी एक्यूरेसी से अटैक नहीं कर सकता था। ऐसी एबिलिटीज के साथ उसका रैंक बी होना चाहिए और ए रैंक भी ज्यादा दूर नहीं था। केट जून के पास आई और अपने थॉट्स शेयर की। वो पहले से थोड़ी और स्ट्रांग हो गई थी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसने मुरोके को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, लेकिन केट के लिए ये सिंपल था। जब एनिमी की वीकनेस पता हो तो उसे हराना आसान ही होता है। जून ने बताया कि अगर उनके क्लॉज काट दिए जाए तो वो मॉन्स्टर्स बहुत कमजोर हो जाते हैं। हंटर्स को ये
बात पहले से नहीं पता थी, लेकिन असली मिस्ट्री ये थी कि उस मैनेजर को ये सब कैसे पता था। जून ने केट को कॉल किया और आगे बढ़ने का सजेशन दिया, और फिर एक बार फिर फाइट की आवाजें गूंजने लगी। उनका सामना मरलॉक्स के एक और झुंड से हो गया। जब लड़के एक मरमेड से डील कर रहे थे, केट ने बाकी सबको अकेले संभाल लिया, लेकिन इस बार मरमेड्स की संख्या नॉर्मल से कम थी, जैसे सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स ही आसपास हो। टीम के लिए इसका मतलब साफ था, टारगेट तक पहुंचना अब आसान होगा। लड़कों में से एक ने केट के पास आकर पूछा, क्या तुम्हें हीलिंग चाहिए? केट ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन उसने जून के साथ चलने की ऑफर दी क्योंकि वो काफी स्ट्रिक्ट और सीरियस था। दोनों मैनेजर के पास पहुंचे ये देखने के लिए कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो बिल्कुल सेफ था। एक और हंटर ने अंदाजा लगाया कि कई अनएक्सपेक्टेड चीजों ने इस मिशन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अब उन्हें प्लान बनाना होगा कि तीनों मिलकर इस हंटर से कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन अगर उन्होंने उसे मारने की कोशिश की तो चांसेस थे कि उन्हें भी चोट लग सकती है। जून ने उस आदमी को सस्पिशियस नजरों से देखा जो उसी वक्त उन्हें मारने के तरीके सोच रहा था। उसने उसकी थिंकिंग बीच में ही रोक दी और आगे बढ़ने का सजेशन दे दिया। कई टर्न्स पार करने के बाद वे एक नैरो केव से बाहर निकले और एक क्रॉस रोड्स पर पहुंच गए। जून ने मैप देखा और कहा, हमें लेफ्ट साइड जाना चाहिए। केट बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन एक हंटर ने ऑब्जेक्शन किया। उसने कहा कि वो इस एरिया की जियोग्राफी ज्यादा अच्छे से जानता है। उस आदमी ने कॉन्फिडेंस से कहा, राइट साइड जाना सही रहेगा। केट ने उसे हैरानी से देखा। अगर जून ने लेफ्ट कहा है तो लेफ्ट ही सही होगा। हंटर्स के लिए इस लॉजिक को अपोज करना मुश्किल था, फिर भी उसने ट्राई किया। उसने केट को याद दिलाया कि वो और मैनेजर यहाँ पहली बार आए हैं, जबकि वे लोग कई बार आ चुके हैं। केट ने एक पल सोचा, फिर काल्मली बोली, ठीक है, तुम लोग राइट जाओ, मैं और जून लेफ्ट से जाते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मान लिया और पहले जाने की ऑफर दी। उनमें से एक ने दबे हुए स्वर में कहा, मैं उन दोनों पर सबसे आखिर में हमला करूंगा ताकि स्ट्राइक जानलेवा हो। अगले 10 मिनट तक वे यही सोचते रहे कि ये दोनों आखिर हैं कौन। और तभी उनके ठीक सामने बॉस रूम का दरवाजा था, जहाँ पहुंचने में उन्हें पहले 2 घंटे से ज्यादा लग चुके थे। पीछे से केट ने सेटिस्फेक्शन में हल्की सी हंसी छोड़ी और वो लड़का फ्रस्ट्रेशन में दांत पीस बैठा। इस रिफ्ट में अब आखिरी काम बचा था, बॉस फाइट। केट ने तुरंत जून को बताया कि अंदर जाना डेंजरस है। जून साइड से ऑब्जर्व करने के लिए रेडी हो गया। केट ने सिर हिलाया और कहा, केयरफुल रहना, बॉस से दूर रहना। अचानक उसके शरीर में एक झटका सा लगा। हंटर्स में से एक ने उस पर एक डीबफ डाल दिया था, जिससे एनिमी की स्टैट्स 30% कम हो जाते हैं। वो लड़की रैंक के काफी करीब हो सकती है, लेकिन इस कंडीशन में वो 3 एनिमीज को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी पल ओथ ब्लेसिंग एक्टिवेट हुआ और डिबफ इंस्टेंटली कैंसिल हो गया। जैसे ही मैजिक कैंसिल हुआ, हंटर्स शॉक में रह गए। क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? और तभी केट को सब समझ आ गया। उसे पहले भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग हंटर किलर्स हैं। अब हेजिटेशन का कोई चांस नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली थी और इस वक्त वे उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। अचानक पीछे से एक जोर की आवाज आई, कोई हिलेगा नहीं। केट धीरे से मुड़ी। एक सुनहरे बालों वाला आदमी जून के गले पर तलवार रखे खड़ा था। उसने कहा, अगर इसका सिर कटता नहीं देखना चाहती तो वहीं खड़ी रहो। केट के अंदर सब कुछ टूट गया। वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाई। जून ने डैगर की तरफ देखा और ठंडे लहजे में पूछा, इससे क्या करने वाले हो? वो आदमी मुस्कुराया, और कोई न कोई यूज तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर वो जून को पकड़े हुए जेंट गेट की तरफ बढ़ गया। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। केट जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। मैंने पहले क्यों नहीं देखा? मैं फिर से उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाई? ये सवाल उसे अंदर से खा रहे थे। हंटर्स ने जून को घेर लिया और बॉस रूम के अंदर बढ़ गए। उन्हें पता था कि जब तक वे रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, शरास अटैक नहीं करेगा। लेकिन अचानक वो दहाड़ा और तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। पास आते ही उन्होंने देखा कि जून घूमकर तेजी से स्विम करने लगा। हंटर्स हैरान थे कि ये बॉस इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और तभी एक और शॉकिंग चीज हुई, रेड लाइन गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके साथ पूरा दिन मजाक करता रहा हो, लेकिन ये मजाक नहीं था। उन्होंने स्टेटस विंडो खोली। उसमें लिखा था, क्वेस्ट कंप्लीटेड, चेस्ट अनलॉक। लेकिन चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं था। जॉन के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसे पूरा यकीन था कि वे शॉक में होंगे, इतनी मेहनत और 9 बलिदानों के बाद। हंटर्स घबराकर उसकी तरफ मुड़े। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ये सब कैसे पता था। हीरो ने काल्मली कहा, तुम पूरा दिन देख सकते थे कि चेस्ट में क्या है। केट ने पूरा दिन अपनी तलवार से मुरोकिस को खत्म किया था। जून ने बताया कि उनके कॉल करते ही वो कल यहाँ चेक करने आ गया था, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये जगह बैकयार्ड नहीं है जहाँ आराम से घूम सकूं। जून ने गहरी सांस ली। उसे उन पर तरस आया, क्योंकि जिस पल उन्होंने उसे हॉस्टेज बनाया था, उन्होंने खुद अपनी मौत लिख ली थी। एक हंटर ने जून की जैकेट पकड़ ली और बकवास बंद करने के लिए चिल्लाया। हीरो ने याद दिलाया, हमारे पास ऐसे ड्रामा के लिए टाइम नहीं है। हॉल से सिर्फ रेड लाइन और रिवॉर्ड गायब हुए थे, लेकिन शारस अभी भी यहीं था। शार्क अब बहुत पास आ चुका था। जून ने सिर हिलाकर इशारा किया और शारस सीधे उस गोरे लड़के की तरफ बढ़ गया। उसके जबड़े जोर से बंद हुए, खून बह निकला। उनमें से एक अब कभी वापस नहीं आएगा। ये समझना इम्पॉसिबल था कि ये बॉस जून के ऑर्डर्स क्यों मान रहा है। हीरो कॉन्फिडेंस के साथ बाहर की ओर बढ़ा और कहा, बाकी कचरे का ध्यान रखो, फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। शरस खुश था। आज उसके पास 3 शिकार थे और उसने अपना वादा निभाने में जरा भी हेजिटेशन नहीं किया। उसे खुशी थी कि उसने रिवॉर्ड के लालच में हंटर्स को मारने वालों को सजा दी थी। उधर बंद दरवाजों के पास केट बैठी रो रही थी। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो खुद को ब्लेम कर रही थी। उसने
गुस्से में जमीन पर जोर से हाथ मारा। उसके हाथ पर ओथ और लाल रंग में चमक रही थी। उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। उसे शुरू से ही उस बड़ी रिफ्ट में जाने के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। पूरी गुफा कांप रही थी। वो उन सबको मार डालने के लिए तैयार थी। उसी पल जॉन बॉस के साथ रूम से बाहर आया और उसने केट को नाम लेकर पुकारा। केट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो पास आया और उसका कंधा हिलाया। वो ठीक नहीं लग रही थी। अचानक केट को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। जून ने उसकी पीठ थपथपाई और बार बार कहा, मैं ठीक हूँ, शांत हो जाओ। काफी देर बाद वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। हीरो ने फाइनली घर लौटने का सजेशन दिया। वो उसे लगातार कंफर्ट देता रहा और कहा कि आज उनका काम अच्छा रहा तो वो उसके लिए कुछ टेस्टी ले आएगा। केट आगे बढ़ गई और जॉन कुछ मिनट पहले महसूस की गई उस एनर्जी के बारे में सोचने लगा। वो एनर्जी आग की लौ जैसी थी जो हर पल और तेज होती जा रही थी। उसने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था और अजीब बात ये थी कि वो एनर्जी उसे अपने अंदर भी महसूस हो रही थी। शायद ये कोई हिडन एबिलिटी थी। वे रिफ्ट से बाहर निकले, पास की दुकान से खाने पीने का सामान लिया और घर लौट आए। घर पर जिल हमेशा की तरह काम कर रही थी कि अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो मुड़ी और उसने योजी को देखा। वो कमरे में एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर चला रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिल ने पूछा, ये कहाँ से लाया? ड्रैगन ने कैजुअली कहा, इसे मेरी डेस्टिनी पार्टनर समझ लो। जिल ने आह भरी। शायद असली ओनर इसे ढूंढता हुआ आया होगा और वापस करने की बात की होगी। लेकिन योजी ने कॉन्फिडेंटली कहा कि इस वैक्यूम ने खुद उसके साथ रहने का फैसला कर लिया है और वो उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को टूटने नहीं देगा। उसने अपने पंजे आगे बढ़ाए और वैक्यूम के पीछे पीछे भागने लगा। जिल हंस पड़ी और वैक्यूम को वहीं छोड़ने के लिए मान गई। तभी उसने नोटिस किया कि योजी से अजीब स्मेल आ रही है। उसने उसे नहलाने का सुझाव दिया। जब जिल उसे नहला रही थी, ड्रैगन हर मिनट कंप्लेन कर रहा था। आखिरकार उसने कह दिया, खुद ही नहा लो। वो कमरे में गई और जून से मिली। जून ने देखा कि वो बहुत बिजी लग रही है। जिल ने कहा, कुछ नहीं, बस योजी को नहला रही थी। जून को गुस्सा आ गया। इतनी कम उम्र का ड्रैगन खुद नहा भी नहीं सकता। उसने कहा कि इस यूजलेस क्रीचर को यहीं छोड़ देना चाहिए। योजी ने सब सुन लिया। उसकी आंख से दुख में एक आंसू निकल आया। तभी जिल को याद आया कि उसे अपने पिता से एक जरूरी बात करनी है। उसने पूछा कि कल होने वाले हंटर फेस्टिवल में क्या वो उसके साथ चलेंगे। जून ने इस फेस्टिवल के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। ये फेस्टिवल हर साल होता था। वहाँ इक्विपमेंट, सेल एक्सचेंज शॉप्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, बॉक्सिंग मैचेस और फेमस हंटर्स की गाइडेंस होती थी। जून सोच में पड़ गया। एक तरफ वो हंटर से फिर से मिलना नहीं चाहता था, दूसरी तरफ अगर वे साथ जाते तो उसकी बेटी खुश होती। जिल ने उसकी हेजिटेशन समझ ली। उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, वो जानती है कि वो बहुत मेहनत करता है। जून को हाउ टू बी अ गुड फादर वाली किताब की कुछ लाइंस याद आ गईं और उसने कहा कि वो उसके साथ चलने में खुश होगा। जिल खुशी से उछल पड़ी और उसे धन्यवाद दिया। उसी वक्त योजी भीगा हुआ कमरे में दौड़ता हुआ आया। वो भी फेस्टिवल में जाना चाहता था। उसने बताया कि वो बहुत समय से कॉइन्स जमा कर रहा था फेस्टिवल के लिए। जून को और गुस्सा आ गया। इस क्रीचर ने एक ही झटके में जिल की सारी क्लीनिंग बर्बाद कर दी थी। अगले दिन वे एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर पहुंचे जहां हंटर फेस्टिवल चल रहा था। इवेंट बहुत बड़ा था। पूरा सेंटर लोगों से भरा हुआ था। योजी जो जिल की गर्दन पर बैठा था रोते हुए कह रहा था कि वो खुद चल सकता है, लेकिन जिल ने उसे नीचे नहीं उतारा। इतनी भीड़ में वो आसानी से कुचला जा सकता था और वो जानती थी कि वो मौका मिलते ही कुछ खाने भागेगा। वो पहले भी ऐसा कर चुका था। इसी तरह उसे रोबोट वैक्यूम मिला था। ये सच था। उसकी पीठ पर कॉइन से भरा बैग लटका हुआ था। उसने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की थी। जिल हंसी और उससे कहा कि अपने पैसे संभाल कर रखे। अगर वो अच्छा बिहेव करेगा तो वो उसे कुछ खरीद कर देगी। जून ने कहा कि वो योजी को उठा लेगा, वो हैवी होगा, लेकिन जिल ने मना कर दिया। उसके लिए ये कोई मुश्किल नहीं था और वैसे भी योजी को पकड़े जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वे पास के कैफे में बैठ गए और बेक्ड गॉब्लिन रिब्स ऑर्डर किए। जून को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। योजी उन्हें देखकर लार टपका रहा था। ये पहली बार था जब वो उन्हें कुक्ड खाएगा। जिल ने कैजुअली एक पीस फोर्क पर उठाया और ड्रैगन को पहले टेस्ट करने को दिया और वो बेहद स्वादिष्ट था। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि अगर किसी जिन को पहले रोस्ट करके खाया जाए तो फ्लेवर्स का इतना अमेजिंग कॉम्बो बन सकता है। लड़की ने जून से भी इसे टेस्ट करने को कहा और उसे रिब्स का एक पीस पकड़ा दिया। तभी अचानक उनके पास एक छोटा सा डॉग गुस्से में भौंकने लगा। वो जून से मिले अब तक के सभी ओनर से ज्यादा एंग्री लग रहा था। तीनों चुपचाप उस जानवर को देखते रहे जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। योजी ने अपनी मुट्ठी भींची और डॉग पर चिल्लाया कि उनसे दूर रहे और जैसे ही उसने उसे ट्रोल की औलाद कहा, कुत्ता डर से कांप गया। अगले ही पल वो बाहर की तरफ भाग गया। जिल ने सुझाव दिया कि योजी के लिए एक लीश खरीद लेनी चाहिए क्योंकि आसपास कई बोर्ड्स लगे थे जिन पर लिखा था कि सभी पेट्स को लीश पर रखना जरूरी है। ड्रैगन तुरंत टेबल पर कूद गया और बोला, मैं पेट नहीं हूँ, लेकिन एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट मालिक और उसकी बेटी की सेफ्टी और हेल्थ पर नजर रखे हुए था। जून ने तुरंत योजी को टेबल से उतरने का ऑर्डर दिया। फिर उसने पूछा कि ये गार्ड फ्रिज साफ करने के अलावा करता क्या है। जिल उसे नहलाती है, उसके साथ खेलती है और हर दिन उसे सुलाती है। तो फिर असल में कौन किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है? जून ने कहा कि खाना खाओ, चुप रहो और जल्दी करो क्योंकि उसके पास और भी काम थे। लंच के बाद वे पास की एक शॉप पर गए जहां उन्होंने योजी का नेकलेस खरीदा। ड्रैगन ने बुदबुदाते हुए कहा कि वो इसे बहुत ही एक्सपेंसिव फैमिली
फैमिली नेकलेस मानेगा। तीनों फेयर में घूम रहे थे कि अचानक उनकी नजर शूटिंग रेंज पर पड़ी। कुछ हंटर्स वहाँ एम प्रैक्टिस कर रहे थे। एक हंटर ने अपनी माना गन से टारगेट पर शूट किया, लेकिन मना अचानक ऊपर उड़ गई। शॉप ओनर ने नए कस्टमर्स देखे, जिल के पास आया और पूछा कि क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। जिल नर्वस हो गई। वो सच में ट्राई करना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। योजी पहले ही कॉइन्स वाला बैग खींच रहा था। एक गेम का कॉस्ट था 1,00,000 और मेन प्राइज जीतने के लिए 10 टारगेट्स हिट करने थे। इतना महंगा होने की वजह से रिस्क लेना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन शॉपकीपर ने उन्हें रोक लिया क्योंकि मेन प्राइज था 8 मिलियन वन की एक एल्फ रिंग। वो शूटर डिस्ट्रैक्ट हो गया। उस आदमी ने 3 शॉट्स मारे और बदले में उसे सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक मिला। वो हाँफ रहा था। उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि टारगेट्स गिर भी रहे हैं या नहीं। शॉपकीपर मुस्कुरा रहा था। वो अपनी परफेक्ट प्लान के बारे में सोच रहा था। टारगेट्स खास तौर पर सेट किए गए थे, खास तौर पर आखिरी वाला जो एस रैंक मॉन्स्टर की बोन्स से बना था। पूरे टाइम में उसका रिकॉर्ड था 10 में से सिर्फ 5 हिट्स। उसे पूरा यकीन था कि सोर्ड एम्परर भी सब टारगेट्स नहीं तोड़ पाएगा। तभी जून ने उसे रियलिटी में वापस लाया। उसने कहा कि वो पेमेंट ट्राई करेगा। योजी ने जून को अनहैप्पी नजरों से देखा। खाने के मामले में वो हमेशा ग्रीडी रहता है, लेकिन एंटरटेनमेंट पर पैसे उड़ाने में आगे रहता है। जिल ने जून को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक जून लगातार 3 शॉट्स चला चुका था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा। शॉपकीपर ने कहा कोई हिट नहीं हुआ तो कॉन्सोलेशन में सिर्फ एक सॉफ्ट टॉय मिलेगा। वो काउंटर के पीछे गया और प्राइस बॉक्स ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी टारगेट्स नंबर 8, 9 और 10 पर। सबसे मुश्किल वाले टारगेट्स टूट चुके थे। जून मुस्कुराया और बोला मेरी बेटी को टॉय की जरूरत नहीं है। शॉपकीपर ने फिर टारगेट्स देखे। सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े बचे थे। ये इम्पॉसिबल था। वो और ज्यादा घबरा गया। अब वो क्या प्राइस देगा? उसने एल्फ रिंग खरीदने के लिए लोन लिया था और उसका सिर्फ एक हिस्सा ही चुकाया था। लग रहा था अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। तभी जॉन ने कहा चूंकि सभी टारगेट्स हिट नहीं हुए तो लोअर रैंक एबिलिटी वाली रिंग दे दो। ये उसके लिए सेल्वेशन जैसा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी रिंग दे दी। जिल ने रिंग अपनी उंगली में पहनी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इसे पहन सकती है। हीरो ने तुरंत कहा किसी स्पेशल थैंक्स की जरूरत नहीं, बस थैंक यू बोल दो। जिल ने सिर हिलाया और अपने पिता को थैंक्स कहा। सेटिस्फाइड होकर वे फेयर में आगे बढ़ गए। जून से पहले शूट करने वाला हंटर एंग्री था क्योंकि उसे रिंग नहीं मिली थी। शॉपकीपर ने कहा कि वो शॉप बंद कर रहा है। उसे डर था कि जून वापस आकर उसे बैंकरप्ट कर देगा, इसलिए उसने टॉय उस हंटर को दे दी और उसे वहां से जाने को कहा। जून और जिल योजी को सिर पर बैठाए हुए मेन स्टेज की तरफ बढ़े। लड़की अब भी अपनी नई रिंग से खुश हो ही रही थी। स्टेज से एक आदमी बोला। उसने कहा कि पहली रिफ्ट्स 10 साल पहले दिखनी शुरू हुई थी। ये एक हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन जैसा था जहाँ रिफ्ट्स और हंटर्स के आने की कहानी बताई जा रही थी। जिल ने रुककर सुनने को कहा, शायद उसके पिता की मेमोरीज वापस आ जाए। जून हैरानी से फ्रीज हो गया। जिल ने पूछा क्या आपको कुछ याद आया? उसने सिर पकड़ लिया और कहा कि कुछ मेमोरीज वापस आ रही हैं, लेकिन हाल ही में उसका पूरा फोकस सिर्फ काम पर रहा है। उसने ये भी कहा कि वो जिल का बहुत थैंक्स है क्योंकि उसने सारा होमवर्क कर दिया था। वो खुद ये सब नहीं कर पाता। योजी भड़क गया और बोला मुझे तो हमेशा लगता था कि जिल आपके लिए काम करती है, सिर्फ हेल्प नहीं। हीरो ने उसे घूर कर देखा। उसके अंदर गुस्सा साफ उबल रहा था। अगले ही कुछ सेकंड में अजगर के सिर पर एक जोरदार चपत पड़ी। ये उसकी बातों का सीधा जवाब था। स्टेज पर खड़ा एंकर पहली फॉल्ट की कहानी आगे बढ़ाता रहा और पूछने लगा कि वो पहली बार कहाँ दिखाई दी थी। एक सेकंड भी नहीं बीता कि भीड़ में से एक आदमी चिल्लाकर सही जवाब दे देता है। उसे तुरंत स्टेज पर बुलाया गया अपना इनाम लेने के लिए। लगता था आज किस्मत उसी के साथ थी। योजी अब बोर होने लगा था। वो जिल से खाना देखने चलने की जिद करने लगा। इधर एंकर ने 3 साल पहले आई एक और रिफ्ट की बात शुरू की। ये कहानी ड्रैगन मसालिस की थी। वो स्टेज पर उस ड्रैगन का पंजा दिखा रहा था जिसने 857 लोगों को मार दिया था और करीब 2000 लोग घायल हुए थे। जिल ने भौहों के नीचे से योजी को घूरा और उससे रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा कभी न करे। योजी ने गर्व से थोड़ी ऊपर उठाई और बोला ऐसी हरकतें सिर्फ लो लेवल ड्रैगन्स करते हैं। इधर उधर भागना, जंगली जानवरों जैसा बर्ताव करना, मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन फिर भी योजी को अपनी मात की याद आने लगी। उसने जून की तरफ देखा और बोला कि उसे घर भेज दिया जाए अकेला रहने के लिए। जून हल्का सा मुस्कुराया और बोला तो क्या अब तू जिल की रोस्टेड रिब्स भी नहीं खाएगा? ड्रैगन ने उसे चालाक बूढ़ा कहा और जिल को कसकर गले लगा लिया। वो सच में इस लड़की के साथ रहना चाहता था और उसकी रक्षा करना चाहता था। योजी की आखिरी बात सुनकर जून मुस्कुरा। अभी उसकी नजर स्टेज से थोड़ी दूर हो रही हलचल पर पड़ी। उसने वहां चलने का सुझाव दिया। वहां लोग किसी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। शायद कोई फेमस हंटर्स थे। पास जाकर जून ने उस आदमी को देखा जो सबका ध्यान खींच रहा था। चेहरे बहुत जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कहाँ से जानता है। अचानक जिल चिल्लाई, ये मेइज़ाई गिल्ड के हंटर्स हैं। जून के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने पूछा तू उनके साथ फोटो लेना चाहती है? लड़की खुशी से चिल्लाई और तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ी। वो सच में उनके साथ फोटो चाहती थी। उसने एलन से फोटो के लिए कहा। एलन ने तुरंत मीरा और विलियम को बुला लिया। जिल अपने पिता से चिल्लाई, जल्दी करो, साथ में फोटो लेना है। जून अंदर ही अंदर नाराज था। वो उन्हीं लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहा था जो सिर्फ उसकी वजह से आज सफल थे। फिर भी वो बीच में खड़ा हो गया। सबने मिलकर एक यादगार फोटो के लिए पोज दिया। जिल उन सब में सबसे ज्यादा खुश दिख रही थी। फोटो के बाद जिल ने सबको थैंक्स
थैंक्स कहा। एलन मुस्कुराया और बोला कि उन्हें खुशी है कि वो उनके गिल्ड में इंटरेस्ट दिखा रही है। जून ने अपनी बेटी से पूछा, और कुछ देखना है या स्नैक खानी है? उसकी बात सुनकर हंटर्स का ध्यान उस पर गया। वे उसे ध्यान से देखने लगे। मीरा उसके पास आई और पूछा कि वो इतनी ध्यान से क्यों देख रहा है। इसी बीच एलन पीछे से दौड़ता हुआ आया और बोला, रुको बस 1 मिनट। जॉन उसकी तरफ मुड़ा और पूछा कि वो उसकी कैसे मदद कर सकता है। एलन की पूरी टीम पास आ चुकी थी। आखिरकार एलन ने पूछ ही लिया, क्या आप हंटर ईथन लू हैं? जिल के दिमाग में झटका सा लगा। उसे अपने पिता के कमरे में देखा हुआ वो रास्ता याद आया जिस पर लिखा था ईथन लू। योजी ने बीच में बोलने की कोशिश की, हम बिजी हैं, फूड कोर्ट जा रहे हैं। जिल ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। फिर वो जून की तरफ मुड़ी और पूछा, सब ठीक है ना? जून ने एलन को बताया कि उससे गलती हो गई है। एथन लो वो नहीं है। हंटर ने सिर झुकाकर माफी मांगी। वाकई उससे गलती हो गई थी। जून को इसमें कुछ बुरा नहीं लगा, ऐसा हो जाता है। असल में वही हंटर था जिसने उन्हें रिफ्ट में बचाया था। उसने मास्क पहना हुआ था अपनी पहचान छिपाने के लिए, इसलिए उसने कुछ एडमिट नहीं किया। तभी एक और गिल्ड फैन आया और फोटो के लिए कहा। यहीं पर बातचीत खत्म हो गई। सबको यकीन था कि वे फिर कभी मिलेंगे, लेकिन अभी समय नहीं था। उन्होंने फेस्टिवल में करीब 1 घंटा और बिताया, फिर थक कर घर लौट आए। घर आकर जून ने देखा योजी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर पर बैठा पूरे घर में घूम रहा था। अब उसका कीमती शरीर खुद नहीं चलेगा। घर पर यह शानदार डिवाइस और बाहर जिल को परफेक्ट राइड। जून ने मुट्ठी भींच ली। उसे पसंद नहीं आया कि ड्रैगन जिल को आने जाने का साधन समझ रहा है। योजी ने वैक्यूम क्लीनर को लड़की की तरफ दौड़ा दिया और बोला, शांत रहो, ध्यान से, जिल अपना फेवरेट ड्रामा देख रही है। जिल ने टीवी से नजर हटाई और अपने पिता से पूछा, आपने सूट क्यों पहना है? जून उसे सच नहीं बताना चाहता था। वो बेवजह परेशान हो जाती, इसलिए उसने बस इतना कहा कि उसे जाना होगा। तभी टीवी पर एक अर्जेंट अनाउंसमेंट आई। माउंट वुमन में एक बहुत बड़ी रिफ्ट डिटेक्ट हुई थी। योजी ने तुरंत जगह पहचान ली। वो बहुत पास ही था। जिल ध्यान से सुन रही थी। पहाड़ उनकी खिड़की से साफ दिखाई दे रहा था। लड़की और ड्रैगन दोनों खिड़की से चिपक गए। जो वो देख रहे थे वो एक्साइटिंग भी था और डरावना भी। अचानक सन्नाटा टूट गया। जून का फोन लगातार बजने लगा। उसने कॉल उठाया। ये नेट था। वे पहले से ऑफिस में उसका इंतजार कर रहे थे। ये इमरजेंसी सिचुएशन थी। जिल बार बार खिड़की से अपने पिता को देख रही थी। घर से भी साफ दिख रहा था वो रिफ्ट, एक विशाल लाल काला घेरा जो लगातार फैल रहा था। एमिली उस रिफ्ट के बहुत करीब थी। सिर्फ 10 घंटों में रिफ्ट 20 मंजिला बिल्डिंग जितनी बड़ी हो चुकी थी। जून ने अपनी स्टेटस विंडो खोली। क्राइसिस लेवल 2000 तक पहुंच चुका था और अब भी तेजी से बढ़ रहा था। जिस रिफ्ट से ड्रैगन मसालिस निकला था उसकी इंटेंसिटी करीब 2200 थी, लेकिन ये वाली इंटेंसिटी उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। उसने वहां जमा हुए हंटर्स की तरफ नजर घुमाई। करीब 100 हंटर्स मौजूद थे। ज्यादातर ए रैंक और बी रैंक के थे और सिर्फ 7 एस रैंक हंटर्स, जिनमें एमिली और उसके साथी गेल और रे भी शामिल थे। सबका मोराल नीचे गिरा हुआ था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उस विशाल रिफ्ट की प्रेजेंस ने सबको मेंटली दबा दिया था। रे लगातार रिफ्ट को देख रहा था। उसकी इंटेंसिटी हर मिनट बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, शायद उसे अपनी माँ को अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड बता देना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है वो घर वापस ही न लौटे। कोऑर्डिनेशन के लिए रिफ्ट के पास एक खाली पड़ी इमारत में टेम्पोरेरी हेडक्वार्टर्स बना दिया गया था। गेल ने सिचुएशन रिपोर्ट दी। सैनिकों की डिप्लॉयमेंट पूरी हो चुकी थी और फिलहाल सभी आगे के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे थे। चेयरमैन एड्रियन ने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा, ये एक बेहद डेंजरस मिशन है। रिफ्ट के चारों तरफ कंट्रोल बनाए रखने के लिए सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा था। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना जरूरी था। मिशन पर भेजे गए सभी हंटर्स ये बात अच्छी तरह समझते थे और इस बार बिहेमोथ गिल्ड और सोर्ड एम्परर कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। एड्रियन ने हाथ जोड़कर कहा कि कमांडर इन चीफ बनने का एकमात्र हक गेल का है, लेकिन गेल को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला। अचानक पूरे इलाके में सायरन्स गूंज उठी। ये रिफ्ट कंट्रोल ऑफिस का इमरजेंसी अलर्ट था। सभी सिविलियंस से कहा गया कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और तुरंत नियरेस्ट शेल्टर में चले जाएं। सायरन्स बंद हुए। गेल ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सब कुछ परफेक्ट तरीके से करना आसान नहीं है। हम गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। एमिली एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी। वो बीच में बोलना नहीं चाहती थी। एड्रियन ने आगे बताया, लेटेस्ट डेटा के मुताबिक आउटब्रेक शुरू होने में करीब 2 घंटे बचे हैं। एक्यूरेसी लगभग 70% है। अगर आउटब्रेक अनकंट्रोलेबल हो गया और मॉन्स्टर्स सोल की सड़कों पर फैल गए तो एक भयानक ट्रेजेडी होगी। ये तबाही मसालिस इंसिडेंट से भी कहीं ज्यादा डरावनी होगी। हर हाल में सब कुछ रिफ्ट के अंदर ही रोकना होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट ने साफ कहा, एंट्री सिग्नल वही देंगे। हंटर्स को इस पल के लिए तैयार रहना होगा। एमिली ने दीवार पर कोहनियां टिका दी और थोड़ा नीचे खिसक गई। उसने अपना फोन निकाला और एक जाना पहचाना नंबर डायल किया। इधर जून के घर का माहौल भी टेंस था। जिल सोच रही थी, क्या पापा इसी खबर की वजह से काम पर जा रहे हैं? उसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था। जून को जल्दी ऑफिस पहुंचना था और शायद जिल सही सोच रही थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि रिफ्ट क्राइसिस लेवल 2000 से ऊपर जा चुका है। योजी ने पूछा, ऑफिस जाने के बजाय सीधे रिफ्ट में चले जाए, वो तो ज्यादा फास्ट होगा। फिर वो खुद ही सोचने लगा, या फिर मुझे ही रिफ्ट में चला जाना चाहिए। ये आइडिया उसे काफी टेम्पटिंग लगा। जून ने कुछ सेकंड सोचा, लेकिन वो समझ गया ये ऑप्शन चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। हीरो बाहर जाने लगा। उसने योजी को साफ ऑर्डर दिया, जिल की प्रोटेक्शन तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर जून ने योजी को बेहद डरावनी नजर से देखा। उसने कहा, खुद सोच लेना, अगर घर डिस्ट्रॉय हो गया या मैं लौटूं और जिल घायल मिले तो क्या
होगा। वो कॉरिडोर में बढ़ा और जाते जाते बोला, डोर ठीक से बंद रखना। जैसे ही जून सड़क पर पहुंचा, उसका फोन फिर से बज उठा। उसने कॉल उठाई और चौंक गया। एमिली कॉल पर थी। उसकी आवाज में साफ चिंता थी। उसने जून से मदद मांगी। हीरो वहीं रुक गया। वो आज की सिचुएशन के ऐसे टर्न के लिए तैयार नहीं था। एमिली ने आगे बताया, तुम्हें शायद माउंट वियन वाली रिफ्ट के बारे में पता होगा। अगले 2 घंटों में वहां से मॉन्स्टर्स निकलने वाले हैं। हंटर्स अंदर जाकर उन्हें रोकने की प्लान बना रहे हैं। नॉर्मली एस रैंक रिफ्ट के लिए कमांडर इन चीफ जोनाथन होता है, लेकिन वो अभी बेहीमत गिल्ड के साथ एक दूसरी रिफ्ट इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे लौटने में 3 हफ्ते लगेंगे। प्रेसिडेंट एड्रियन के ऑर्डर पर इस मिशन का कमांड गेल को दिया गया है। हमारे पास सिर्फ 11 टीम्स हैं और 7 लीडर्स, सभी एस रैंक हंटर्स। अगर सब पूरा फोकस करें तो रिफ्ट क्लियर करना पॉसिबल है। यहाँ आकर एमिली थोड़ा रुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन सभी हंटर्स डिस्करेज्ड हैं। मसालेस इंसिडेंट से भी वर्स्ट सिचुएशन होने का डर है। और आखिरकार उसने वो सवाल पूछ लिया जो वो असल में पूछना चाहती थी। जून को सोचने के लिए वक्त चाहिए था। उसने कॉल काट दी और पास की बेंच पर बैठ गया। करीब 10 मिनट तक वो वहीं बैठा रहा। आखिरकार वो आगे बढ़ने और एक मुश्किल डिसीजन लेने के लिए तैयार हुआ। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को ताकत दे रहा हो। हिम्मत जुटाकर जून ने नेट को कॉल किया और बताया कि वो आज काम पर नहीं आ पाएगा। कोलियक ने जवाब दिया, समझ गया, मैं बॉस को सब बता दूंगा। जून को अजीब लगा। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, इसलिए जून ने कहा, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं ऑफिस आ जाऊंगा। एमिली की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो समझ चुकी थी कि जून के पास अपनी रियल पावर्स छिपाने के रीजंस हैं, लेकिन उसकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी। वो चाहती थी कि इस लड़ाई में जून कमांडर बने ताकि वो अपने साथियों की रक्षा कर सके। इस वक्त हेडक्वार्टर्स में मौजूद हर इंसान एक्सट्रीम प्रेशर में था। गाल दीवार के सहारे खड़ा था। उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। क्या वो सच में इतनी बड़ी फोर्स का कमांडर बनने वाला था? और अगर उसने ऑर्डर्स दिए तो क्या बाकी हंटर्स उसकी बात मानेंगे? एमिली